जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम ऊर्जावान होंगे दोस्त। और हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर। एक बार एनर्जी के साथ में थम्स अप करके बताओ जी भैया बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और आप चिंता मत करो, एक बार लिखो कमेंट में कि चिंता मत करो, हम वैसे ही स्टूडेंट्स हैं जैसी आप उम्मीद करते हैं। हम उतनी ही मेहनत करते हैं और हम आपका अपने जो भी नोट्स होंगे, जिस भी बुक को हम फॉलो करते होंगे, टाइमली हम उसको रिवाइज करते रहते होंगे और अच्छे से हम उसको करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक मेहनत करते रहेंगे और सफल होने के लिए जिन जरूरी मानकों की, स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। ओके, तो ख्याल रखें और मेहनत करते रहें बहुत अच्छे तरीके से। पिछले सेट के 5 क्वेश्चन का आंसर करके आज की क्लास को शुरू करते हैं। लाहो और थांगटा डांस किन राज्यों में किया जाता है? लाहो कहाँ का है? लाहो होता है आपका मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में होता है आपका। और थांगटा कहाँ पर होता है? थांगटा होता है आपका मणिपुर में। कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन से? जो पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 1920 में। 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, ये तो नहीं कराया शायद मैंने, ये बताया था मैंने आपको कल, मैंग्रोव वनों में ग्रोथ तो नहीं बताई थी। आंध्र प्रदेश में हुई है, वैसे देख लेना। आंध्र प्रदेश में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। गोल्डन मर्करी अवार्ड 2005 किसको मिला? ये दलाई लामा को मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा। ओके, एक बार स्कोर बता दे सारे लोग फटाफट से, क्या स्कोर आया दिखा दो शुभम भाई इसको। रानी जोशी 4, पूजा बरागी 4, दीपक गोस्वामी 4 4। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं कराया ना कल वाला? लिख के बताओ एक बार। नो, अभी आया सबका स्कोर आज 4 5 किसी, और 5 तो आज ऐसा लग रहा है कि या किसी को पता भी हो शायद। हरिशंकर यादव नवीन सर का शिष्य 4, बंटी कुमार 5। वेरी गुड, बहुत शाबाश। शुरू करें भैया अंताक्षरी। लेके लेके क्लास का नाम। ये लो क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुराहो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? कर्मा किया जाता है, नृत्यकली किया जाता है, कमला किया जाता है, या जिया किया जाता है? आपका तो क्या बोलेंगे? कमला किया जाता है। क्या किया जाता है? कमला। अगर हम आपसे पूछे बिहार के डांस का रूट ट्रिक बताओ, क्या बता रखा है हमने आपको? ईया। बोलो सारे लोग, ईया। ये जिया वाला ईया भी लगा के आ सकते थे तुम ऐसे तो, है ना? धोबिया, क्या बोलेंगे? धोबिया नहीं भैया, हमको नाम भी याद है। जोगिया है, हिजिया है, एक ईया वाला आप भी बताओ। हिजिया है आपका, विदेशिया है। क्या है? विदेशिया, जहां पर ईया है। और इसके अलावा कौन सा है विदेशिया के अलावा? जाट जटिन है। जाट जटिन, जाट जटिन का बिहा हो गया तो बिहार से याद रख लेना। सामा चकेवा, क्या बोलेंगे? सामा चकेवा, सामा चकेवा होगा आपका। झरनी होगा, झरनी। बिहिरा होगा, क्या होगा? बिहिरा। ये कहाँ के फोक डांस है? ये बिहार के फोक डांस है। कहाँ के हैं ये साथी? बिहार के फोक डांस है, ठीक है। और जो फोक डांस आपको बता रहे हैं ये लिमिटेड है, इनको उंगलियों पर रखना, फिंगर टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे। कल बताएंगे आपका फिर साउथ के, केरला साइड के, और आपका उधर आपका यूटी के बता देंगे। आज हम आपसे कुछ पूछेंगे, हमको बताओ जरा, सिद्धि माथुरी कहाँ का है? बताओ, सिद्धि माधुरी कहाँ पर होता है? सिद्धि माधुरी कहाँ का फोक डांस है साथी? सिद्धि माधुरी हो गया आपका। वीर नाट्यम भी वहीं पर होता है। वीर नाट्यम, परफेक्ट आंसर आना चाहिए सबकी तरफ से। वीर नाट्यम भी वहीं पर होता है। बहामकल्पम भी वहीं पर होता है, बहामकल्पम। ये कहाँ के हैं? ये भैया आंध्रा के हैं। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश। कैसे बोलते हैं? अंधा आदमी भीम की कल्पना कर सकता है, अंधा आदमी वीर को ना देख पाता, वीर को देख नहीं पाता। अंधा आदमी मधुर आवाज वाली जो सिद्धि है उसकी आवाज सुन पाता है, लेकिन अंधा देख नहीं सकता। अच्छा, हमको बताओ आप, जैसे हम पूछे आपसे डागला कहाँ का है? डागला, डागला कहाँ का है? यहीं पर डागला जहाँ का होता है वहीं का होता है पंडवानी। क्या बोलोगे? पंडवानी होता है, पंडवानी। और पांडवनी कितने दिन लड़ी थी युद्ध में? हमने कहा था महाभारत में पांडव लड़े 18 दिन, और उसके दुगने दिन छत्तीसगढ़, उसमें पंडवानी कितने दिन लड़ी थी? 36 दिन। आपका सुवा, जिसमें महिला किसकी तरह नाचती हैं? बताओ किस पक्षी की तरह? सुवा, जिसमें तोते की तरह महिलाएं नाचती हैं। पंथी होता है, पंथी, पंथी होता है आपका। नवा रानी होता है, इसमें कौन सा होता है? नवा रानी, नवा रानी होता है। ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं भैया। कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ में होते हैं, छत्तीसगढ़ में।
गोवा वाले बताओ सारे के सारे। दशावतार होता है एक, तो क्या बोलेंगे, एक डांस लिखो गोवा का आप भी। दशावतार होता है आपका। मुशोल होता है, मुशोल। गोवा में सब लोग क्यों जाते हैं, तरंगे देखने जाते हैं भैया समुद्र की। सच में तरंग देखने जाते हैं। तरंग मेल होता है आपका। रणमाले होता है, ये कहाँ के हैं, ये हैं भैया आपका गोवा के। क्या बोलोगे, गोवा के। मुझे बताओ भवई डांस कहाँ का है, भवई। जहाँ का भवई है वहीं का है जुरीथुन। क्या, जुरीथुन। और वहीं का है राठवानी घेर। भैया जहाँ घेर लिए वहीं रात गुजार दी। तो क्या बोलेंगे, गुजरात। गुजरात भैया, जोर लगा के जहां घेर लिए वहीं रात गुजार दी, तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। मुझे बताओ एक साथी आपका छपेली कहाँ का है, बहुत छपेली आपका घुरेही, घूरती रहती है, ठीक है, और चाटे से एकदम छाप देती है, बहुत नॉटी है, वो कौन है बताओ। वो नॉटी है आपका हिमा और आंचल, दोनों बहनें, हिमाचल। क्या बोलोगे, हिमाचल के हैं ये डांस आपका। कडशा बताओ, कडशा। कडसा, कडसा आपका। या आपका मुंडारी बताओ, मुंडारी। हुंटा डांस कहाँ का है, हुंटा। हुंटा फोक डांस, तो आप कहोगे ये भैया झारखंड के हैं। कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। मुझे बताओ आप वीरगासे कहाँ का डांस है, वीरगासे। वीरता के गाने गाता घूम रहा था भाई, ठीक है। यक्ष क्या गा रहा था, वीरता के गाने, यक्ष गाने गा रहा था। उसकी बहन सोई हुई थी, सुगी, सुगी पड़ी थी एकदम से। उसने कहा भाई नाटक मत कर, नहीं तेरा वेश बिगाड़ दूंगी, सोने में दखल अंदाजी मत कर, होली वेशा। कर्नाटक, क्या बोलोगे, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के। एमपी के बताओ, एमपी के बताओ, कोई एक फोक डांस बताओ एमपी का। जैसे मध्य प्रदेश वाले यहाँ पर बताते हैं आपको। क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश के हैं, एक जुआरा है, जुआरा। जुआरा कहाँ का डांस है, मध्य प्रदेश का। ज्वार किस में रखनी थी, मटकी में। मटकी पे क्या बनी हुई है, फूल पत्ती। मटकी पे क्या बनी हुई है, फूल पत्ती। और फूल पत्ती है तो इसीलिए क्या नहीं हो रही है, वो सेल नहीं हो रहा है, सेला लार की। सेला लार की, तो उसको भैया सेल किया जाता है मध्य के प्राइस में। ना तेरे ना मेरे, बीच के पैसे ले ले, मध्य के पैसे ले ले, मध्य के। क्या बोलोगे, मध्य के। यहीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, तुर्रा कलंगी। क्या बोलोगे, तुर्रा कलंगी। सिर पे रखी जाती ना शादी के टाइम पे, कलंगी किसकी तरह होती है भैया, मटके की तरह होती है, मटके की तरह। तो आपस में रिलेट करके याद रखो। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है, एकदम से गलत है, बताएं जी, सारे लोग बताएं। तुरा चित्रकला, बाघ चित्रकला क्या एमपी की है, बाघ। बाघ टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, एमपी को। तुरा, सारे के सारे, सारे के सारे चित्र कैसे आते हैं इसके, पट्ट चित्र। उड़ीसा की एक पट्ट चित्र भी है, क्या है, एक भैया यहाँ की पट्ट चित्र भी है, पट्ट चित्र। ओके, तो फड कहाँ की है, फड है आपका राजस्थान की। लघु भी यहीं की है, लघु। मेहंदी पूछ ले आपसे, मेहंदी, तो वो भी कहाँ की है, वो भी राजस्थान की है। गुलेर क्या कर्नाटक की है, तो आप कहेंगे नहीं, तो बताएं गुलेर कहाँ की है फिर। गुलेर है हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की है ही कांगड़ा। क्या, कांगड़ा बहुत पूछी जाती है, ठीक है। एक यहाँ का रुए गुलेर होती है, एक आपका कांगड़ा, एक और होती है यहाँ पर बताओ, अरोफ होती है, अरोफ, अरोफ। रूफ बोलते हैं उसको, ठीक है। रूफ बोलते हैं कि हिमा और आंचल गुलेर से निशाना लगा करके रूफ पे पूछती रहती हैं कहाँ गड़ा पत्थर। मधुबनी बताओ कहाँ की है, जिसको हम मिथिला भी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग बोलें, या जिसको हम मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, मिथिला। इसी को साथ ही यहाँ पर एक होती है आरिपन। आरिपन, अर्पण किया जाता है गोद में, गोद में, गोदना भी यहीं की है। ये कहाँ की आपका आर्ट है जो होली के टाइम पे या कहीं 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 मुख्य अवसर पर की जाती हैं, ठीक है। जादो पटिया बताओ कहाँ की है। जादो पटिया ये बिहार में भी होती है, और बिहार के साथ में आपका कहाँ पर, झारखंड में भी होती है, झारखंड में भी। रंग वाली बताओ, जो खूबसूरत रंग वाली लड़की होती है, रंग वाली। रंग वाली तो बोलोगे भैया कर्नाटक, कर्नाटक, उसके नाटक ज्यादा होंगे। कोल्लम बताओ, कोल्लम। कोल्लम कहाँ की है, कोल्लम। उसने कॉल करके कहा तंजोर से बोलना, तंजोर। ये कहाँ की है, तमिलनाडु, तो उसने कहा जोर से तुम मिलने आना, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा। कलमा जट्टू बताओ कहाँ की है। डबल टैग कहाँ की पहचान बता रखी है मैंने आपको। डबल टैग कहीं पर आए तो पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कलमा जट्टू कहाँ की है, वो केरला की है, कहाँ की, केरला, दक्षिण भारत की है। चिकनकारी बताओ, चिकनकारी, चिकनकारी, तो चिकनकारी आपका भैया ये लखनऊ की है, कहाँ की है, ये लखनऊ की है, लखनऊ की है, ठीक है। वारली बताओ कहाँ की है।
वारली, वारली वहीं की है जहाँ की रंगोली है। तो ये कहाँ की है दोनों? ये भैया महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित हैं। अरे याद आ रही हैं या नहीं? ये सब अच्छे से याद कराई थी। पिथोरा, पिथोरा बताओ, पिथोरा सारे लोग बताएं। अथिया, थोड़े से अतिथि आ गए साथियों के साथ में। क्यों क्यों आ गए थोड़े से अतिथि साथियों के साथ में? भैया रात गुजारने के लिए, गुजरात। फ्रेश हवा कहाँ पे लगती है बताओ? फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की है? भैया जहाँ पे हरियाली होती है, हरियाणा। क्या बोलोगे? हरियाणा होता, हरियाणा में, हरियाणा में फ्रेस्को। एक हमें बताओ आप, मुगलू पेंटिंग है, मुगलू, मुगलू पेंटिंग कहाँ की है? सारे को लिखा मत करो, जो आपको परफेक्ट तरीके से याद है उसको दोस्त लिखना नहीं है, आपको नोट डाउन उसको करना जो नहीं पता, नहीं तो सिर्फ बैठ के सोचते रहना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे बोलता हूँ। मुगलू और कलमकारी, क्या बोलोगे? मुगलू और कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है बताओ जरा? तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश की। अंधा आदमी होगा जो ऐसे ढूंढ के मुंह को गला कह देगा और कलम को कार कह देगा। आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की पेंटिंग्स है, आंध्र प्रदेश। बताओ जी, आगे आएगा। कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है गर्भगृह, क्योंकि गर्भगृह में क्या होते हैं आपका? यहाँ पे होते हैं मुख्य देवता की मूर्ति। जिस देवता के लिए जो मंदिर पे वो समर्पित है, मुख्य देवता की मूर्ति कहाँ पर होगी? वो गर्भगृह में होगी। कहाँ पर? गर्भगृह में। शिखर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है? ये गर्भगृह के ऊपर होता है। ऊंचाई जो होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये मंदिर का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, और ऐसे यहाँ पर मंदिर का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जो गर्भगृह है, यहाँ पर गर्भगृह हो गया, और गर्भगृह के ऊपर क्या है? गर्भगृह के ऊपर, ऊपर क्या होता है? वो शिखर होता है, गतास नहीं। मंडप की अगर हम बात करें, मंडप क्या होता है बताओ? मंडप होता है गर्भगृह के सामने। इसके गर्भगृह के सामने कौन सी आपका, कौन सा हिस्सा होता है? तो आप कहेंगे वो मंडप होता है, मंडप होता है। एक पूछा जाता है आमलक, आमलक कहाँ पर होता है बताओ? मंदिर का स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आमलक और कलश, तो आमलक और कलश होता है मुकुट तत्व। क्या होता है? मुकुट तत्व होता है, यानी कि जो शिखर है इसके ऊपर होता है, शिखर के ऊपर होता है। जगती क्या होता है? जगती, जगती बताओ मंदिर में? ये बेस ऑफ टेम्पल होता है, मंदिर का आधार होता है, मंदिर का आधार होता है, मंदिर का आधार। गोपुरम भी होता है। गोपुरम क्या होता है बताओ? गोपुरम, गोपुरम होता है दक्षिण में जो मंदिर होते हैं, दक्षिण के जो मंदिर हैं उनमें साथ ही जो बड़ा प्रवेश द्वार होता है, यानी कि जो एंट्री गेट होता है आपका साउथ के टेम्पल्स में, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम उसको कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। बताएंगे जी। स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन है जो पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था आपका, याद रखना। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972। ठीक है, जिसमें परिकल्पना आई थी पर्यावरण दिवस 5 जून। इसमें आपका यूनेप का गठन हुआ। किसका? यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनेप। और यूनेप का गठन किस ईयर में हुआ ये बताएं आप? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? यूनेप का हेडक्वार्टर तो वो है नैरोबी में। कहाँ पर है वो भैया? नैरोबी में। और नैरोबी किसकी कैपिटल है? नैरोबी किसकी कैपिटल है? तो आप कहेंगे भैया वो केन्या की कैपिटल है। किसकी? केन्या की। किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है। बौद्धिक संपदा से बताइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, इससे एक संगठन आता है वीपो। वीपो आपने सुना है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो का नाम लिखे, वर्ल्ड, पूरा फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कौन बताएगा? तो जो वीपो है साथी, इसकी स्थापना हुई है आपकी कब? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, विश्व थायराइड दिवस को मनाया जाता है? जो थायराइड दिवस है वो कब मनाया जाता है बताएं जी फटाफट से। थायराइड डे, तो थायराइड डे आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 जून को, 25 मई को, या 23 मार्च को मनाया जाता है? भैया 25 मई को मनाया जाता है थायराइड डे। 25 मई को एक स्पोर्ट के लिए भी डे अभी हाल ही में, पिछले ईयर 2024 से ही शुरू हुआ। बताओ कौन सा है जो हाल ही में शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये भैया यूएनओ द्वारा 2024 से क्या अनाउंस कर दिया गया? कौन से स्पोर्ट्स के लिए?
2024 से आपका इसको इंटरनेशनल फुटबॉल डे भी मनाया जाएगा, इंटरनेशनल फुटबॉल डे के रूप में भी इसको मनाया जाएगा। ओके, 23 मार्च क्या है बताएं भी फटाफट से। 23 मार्च एक तो शहीदी दिवस है आपका, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के लिए। एक इंटरनेशनल मौसम विज्ञान दिवस है, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान यानी कि मैट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है इस दिन। मैट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो वो मनता है आपका 23 मार्च को। 17 जून नहीं जानते। 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है, जैज दिवस। जैज दिवस में जैज का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? जैज दिवस में जैज का क्या अर्थ है? तो जैज एक म्यूजिक होता है। जैज क्या होता है? म्यूजिक। तो उस कलाकारों को जोड़ने के लिए जैज क्या है, बोलो भाई फटाफट से। जैज एक म्यूजिक है भैया, जैज एक म्यूजिक है। मई की बात करें तो मई में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ 28 मई। 28 मई और आपका 5 मई, इनको कभी मत भूलना। 28 मई में क्या है आपका, अगर हम बात करें, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन डे मनाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन डे मनाया जाता है। 5 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन बनता है इंटरनेशनल हैंड 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 हाइजीन डे, हाथ स्वच्छता दिवस। हैंड हाइजीन डे कब मनता है? तो वो मनता है आपका 5 मई को। कब मनता है? 5 मई को मनता है। आप हमें बताएं 24 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 24 मई को कौन बता सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट 24 ऑफ मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है आपका साथी इंटरनेशनल टीबी डे यानी कि छाया रोग, टीबी के लिए छाया रोग अर्थात टीबी डे मनाया जाता है। 24 मई को मनता है। 28 जुलाई को बताओ, 28 जुलाई को कौन सा मनता है? तो 28 जुलाई को आपका मनता है हेपेटाइटिस डे, इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे मनता है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डे, इंटरनेशनल लगा लेना, इंटरनेशनल लगा लेना। अच्छा, यहाँ पे हम आपसे पूछें तो हमें बताओ 12 नवंबर को कौन सा डे मनता है? तो 12 नवंबर को मनता है अंतर्राष्ट्रीय निमोनिया दिवस। कौन सा? निमोनिया दिवस मनता है 12 नवंबर को। 14 नवंबर को कौन सा मनता है? 14 नवंबर को मनता है आपका मधुमेह दिवस अर्थात डायबिटीज डे मनता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनता है। और 1 दिसंबर को कौन सा मनता है? 1 दिसंबर को किस बीमारी का? एड्स का पूरा नाम लिखे, एड्स दिवस है, ठीक है, इंटरनेशनल एड्स डे। तो ये क्या होता है? एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और टेस्ट में हमने आपको बताया था, टेस्ट कौन सा होता है एड्स के लिए? टेस्ट का नाम बताओ, टेस्ट को बोलो भाई फटाफट से। टेस्ट कौन सा होता है? ये सारे लोग बताएंगे। तो क्या क्या हमने आपको बताया यहाँ पे? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस बताया, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस बताया दिया हमने आपको। और आपका 24 मई नहीं, 24 मार्च होगा। 24 मार्च होगा साथी, ये 24 मार्च होगा, इसको 24 मार्च करना। क्या बोलेंगे? ये 24 मार्च को होगा इंटरनेशनल क्षय। टीबी के लिए 24 मई नहीं, 24 मार्च को मनता है। हेपेटाइटिस डे आपका 28 जुलाई को मनेगा। कब मनेगा? 28 जुलाई को मनता है। ओके, 28 जुलाई को। एक बार थम्स अप करेंगे जी भैया, क्या बोलेंगे? इसको हम करेक्ट कर लेंगे। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? सेंडिंग ऑफ कार्ड, तो सेंडिंग ऑफ कार्ड पीला होता है, काला होता है, आपका लाल होता है या फिर नीला होता है? तो क्या बोलेंगे? लाल रंग का होता है सेंडिंग ऑफ कार्ड। भेजने के लिए जो होता है, भेजने के लिए भैया भेज दो इसको गेम से बाहर। अच्छा, जब वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है, तो वार्निंग के लिए कौन सा होता है? येलो कार्ड होता है। क्या होता है? वार्निंग के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया फुटबॉल में रेफरी के पास क्या नहीं होता है? फुटबॉल में जो आपका रेफरी होता है उसके हाथ में क्या होता है? तो उसके पास एक तो कार्ड होता है, एक आपका सीटी होती है और एक उसके पास में होती है घड़ी, टाइम देखने के लिए। 3 चीज़ें उसके पास में होती हैं। ओके, अगर हमने आपको बताया फुटबॉल के बारे में तो हम आपको बता ही चुके थे, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने मैच कितनी देर का बताया था फुटबॉल का आपको? कितनी देर के हाफ होते हैं? कॉमा लगा के बताओ एक बार। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। और जो इसका आपका जो साथी आपका लीग होता है, उसके लीग का क्या नाम है? फुटबॉल का लीग कौन सा होता है? तो फुटबॉल के लीग का नाम बताओ। तो फुटबॉल से संबंध है इंडियन सुपर लीग, आईएसएल का। अब आईएसएल की शुरुआत कब हुई थी ये आप मुझे बताओ। इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका कब? शुरुआत हुई थी 2014 में। कब हुई थी शुरुआत इसकी? 2013-14 लिखना, 2014 से पहले मतलब 13 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। 2013-14 लिखना। अब एग्जाम में देखना 13 पूछे या 14 पूछे।
स्थापना 2014, शुरू 2015 में आपका। अगर हम आपसे पूछें फुटबॉल का, हमने कल आपसे पूछा था विश्व कप पहली बार कब हुआ था और कौन जीता था। फुटबॉल का पहला विश्व कप, WC लिख दें, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था? मॉन्टेवीडियो में, मॉन्टेवीडियो। और मॉन्टेवीडियो किसकी राजधानी है? मॉन्टेवीडियो ये उरुग्वे की राजधानी है। कभी कभी इसका नाम क्या लिखा मिल जाता है? उरुग्वे। और जीता भी कौन था इसको? पहले, हमेशा पहले का रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। विजेता था इसमें उरुग्वे। कौन था? उरुग्वे, है ना। उपविजेता याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि अर्जेंटीना था। मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार फुटबॉल को किसने जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप को? सबसे ज्यादा बार विजेता कौन रहा है? सबसे ज्यादा बार विजेता रहा है आपका, सबसे ज्यादा बार विजेता रहा है ब्राजील। कितनी बार जीता ब्राजील ने? 5 टाइम्स जीता है। कितना? 5 बार जीता भैया, 5 बार। हम आपसे पूछे वर्तमान में विजेता कौन है इसका, यानी पिछला वाला किसने जीता था, वर्तमान में विनर कौन है एट प्रेजेंट, तो वो है आपका अर्जेंटीना। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना। किसको हराया था अर्जेंटीना ने? अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस में कौन? फ्रांस उपविजेता रहा था और अर्जेंटीना जीत गया था। वर्तमान विश्व कप की हम बात करें यानी 2022 में, 2022 में आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था फुटबॉल विश्व कप का 2022 में? तो ये हुआ था आपका कतर में। कहाँ पर? कतर में हुआ था, कतर में, कतर में हुआ था। अगर हम आपसे पूछे 2026 में कहाँ पर होगा आयोजन, 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो क्या बोलेंगे? इसका आयोजन एक से अधिक देश में होगा, अर्थात आपका USA में होगा, कनाडा में होगा और मैक्सिको में होगा। किसमें? USA, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन होगा। ठीक है, 2026 का, ये 2026 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम बात करते हैं साथी, अगर फुटबॉल की बात आती है, जब हम एशियन गेम्स की बात करते हैं, एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी बताओ? एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम्स में फुटबॉल में भारत के गोल्ड कब आए? एशियन गेम्स में फुटबॉल में भारत का गोल्ड, भारत का गोल्ड, भारत का गोल्ड कब आया था? तो भारत के गोल्ड आए हैं 1951, जब पहला एशियन गेम्स था। हम आपको बताएंगे एक दिन, एशियन गेम्स 1951 में हुए थे पहली बार, और दूसरे वाले 1954 में हुए थे जो फिलीपींस मनीमा में हुए थे। 1951 वाले नई दिल्ली में हुए थे। अब मुझे बताओ 1951 के बाद में किस वर्ष में एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे? वो कौन से नंबर के एशियन गेम्स थे और ईयर क्या था? अगर ये आपने बता दिया तो समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा। 1951 में और 1962 में, 1962 में आपको याद होगा। ठीक है, और एक याद रख लेना आपका 1956, 1956 में क्या था आपका? मेलबर्न में, मेलबर्न के जो ओलंपिक थे, मेलबर्न ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है फुटबॉल में, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पहुंच गए थे? सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। 1956 में हमारा 4th प्लेस था आपका, 4th प्लेस, 4th प्लेस। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं फुटबॉल टीम ने कितने ओलंपिक खेले हैं हमारी ने? तो 4 खेले हैं, याद रखना है इस बात को, 4 खेले हैं। ठीक है, 1960 तक, 48 वाला, 52 वाला, 56 वाला और 1960 वाला। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखी है? अनूप राग विलास ये किसकी बुक है? पंडित कुमार गुंधर्व की है, पंडित जसराज की है, पंडित बिरजू महाराज या पंडित दिनकर कैकिनी? एकदम ठीक है, पंडित कुमार गंधर्व की है, गंधर्व की। इनको सबसे इंपॉर्टेंट, इनका पद्म विभूषण, विभूषण नहीं पद्म भूषण याद रखना, इनका 1977 का है। और पद्म विभूषण इनका पूछे तो 1990 का है, 1990 का है। ओके, पंडित जसराज, पंडित जसराज इनकी किताब का नाम है रसराज। कौन सी किताब है इनकी? इनकी म्यूजिक एल्बम है रसराज। बिरजू महाराज नहीं याद करने की जरूरत है एल्बम के रूप में, और पंडित दिनकर कैकिनी नहीं याद करने की। सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर की एल्बम बताओ। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित रविशंकर? और इनका भारत रत्न भी हमको बताओ। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से हैं। किससे हैं? सितार से हैं। ठीक है, सितार से हैं। चीनू सिंह कह रहे हैं सर 1982 में हुआ था। क्या हुआ था 1982 में? 1982 में एकदम से ठीक है आपका, ठीक है। 1982 में क्या दिक्कत है? क्या हो गया 1982? सर 1982 में हुआ था, 1982 होगा, क्या होगा? चिकनकारी दोस्त एक आपका आर्ट है, आर्ट है, कपड़े पे की जाती है, कपड़े पे, कहीं भी हो सकती है, कपड़े पे, वस्त्र पे। कहाँ पे होगा 1982? यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे यार ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एशियन गेम्स में फुटबॉल में भारत का गोल्ड कब कब आया? 1951 और 1962, ये मैंने आपको लिखा है, 1951 1962 लिखा है यहाँ पर। अगर अब मैं आपसे ये पूछ रहा था मेरे दोस्त की दूसरे एशियन गेम्स कब हुए थे, 62 एकदम से ठीक है, ये एकदम से ठीक है। ये मैं आपसे पूछ रहा था एशियन गेम्स पहले नई दिल्ली में हुआ ना 1951 में,
दूसरे कब हुए थे भारत में, वो 1982 में हुए थे। वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है मेरे प्यारे बच्चू पटेल, ये अलग है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे, सितार से, ये बताओ आप। इनकी म्यूजिक एल्बम कौन सी है, आपका रागमाला, एक तो रागमाला इनकी, और एक माई म्यूजिक माई लाइफ। कौन सी, माई म्यूजिक माई लाइफ, क्या बोलोगे, माई म्यूजिक माई लाइफ, ओके। एक हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर, बताओ शिव कुमार शर्मा की म्यूजिक एल्बम कौन सी है, शिव कुमार शर्मा की म्यूजिक एल्बम का नाम है जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। क्योंकि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताओ, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। आजकल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, क्योंकि ये बजाते थे संतूर। संतूर के और लोग बताओ, तो संतूर से जितने भी आपका चौरसिया लोग हैं, चाहे वो आपका राकेश चौरसिया हो, ठीक है, आपका हरिप्रसाद चौरसिया हो, चाहे आपका, और वो किस घराने से, सूफियाना घराने से, और जितने भी संत लोग, शिव कुमार, यानी कि आपका जो शिव कुमार शर्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 स्ट्रिंग्स, 100 स्ट्रिंग का मतलब क्या है, 100 तार, और 100 तार क्या है, वो संतूर है। और संतूर कौन बजाते हैं, संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। अनुष्का शंकर की म्यूजिक एल्बम बताओ, अनुष्का शंकर ने कौन सी म्यूजिक एल्बम को जारी किया, बापी, क्या बोलोगे, बापी। एक मुझे बताओ आप, आर डी बर्मन की म्यूजिक एल्बम कौन सी है, आर डी बर्मन, जिनको हम पंचम दा के नाम से जानते हैं, किस नाम से, पंचम दा के नाम से जानते हैं, इनकी म्यूजिक एल्बम है पंचम, क्या बोलोगे, पंचम। अच्छा, म्यूजिक एल्बम बताओ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जी का भारत रत्न का ईयर लिखो, बिस्मिल्लाह खान, इनकी म्यूजिक एल्बम है द मेस्ट्रो फ्रॉम बनारस, क्या बोलोगे, द मेस्ट्रो, द मेस्ट्रो फ्रॉम बनारस, द मेस्ट्रो फ्रॉम बनारस, इन्हीं की बुक है, मेस्ट्रो फ्रॉम बनारस। एक एल्बम और पूछी जाती थी, अभी हमको याद नहीं आ रहा, रिवर नाम से थी, आपका बताएं जरा फटाफट से, रिवर नाम से, कोई याद दिला सकता है हमको, एक प्रसिद्ध कलाकार है भैया, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, 2001 में इनका भारत रत्न, अरे बहुत कमाल। अच्छा बताओ, जब इनको भारत रत्न मिला तो और किसको भारत रत्न मिला था, चर्चित संगीतकार आपका कौन थी, तो आपका लता मंगेशकर जी को मिला, लता मंगेशकर। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी 1947 पे भी इन्होंने शहनाई बजाई, और जब 50 वर्ष हो गए 1997 में भी इन्होंने शहनाई बजाई थी, ओके, शहनाई इन्होंने बजाई थी। मीटिंग विद द रिवर, द स्मोक ऑफ रिवर, स्मोक ऑफ रिवर में एल्बम नहीं है यार, द स्मोक ऑफ रिवर अमिताभ घोष, वो तो बुक का नाम है, मैं तो कह रहा हूँ एल्बम, म्यूजिक एल्बम, म्यूजिक एल्बम नहीं बताई किसी ने। बहुत बढ़िया, दीपक ने लिखा है रिवर, रिवर भैया, मोहन भट्ट नहीं, अभी भी ठीक नाम नहीं है, परफेक्ट नाम लिखे, मोहन भट्ट की है ये तो, समझ आप सही बता रहे हैं, वो है ना जिन्होंने मोहन वीणा की स्थापना की है, मोहन वीणा की, हाँ। मीटिंग बाय द रिवर, एरिका तोमर ने लिखा है सबसे सही आंसर, मीटिंग बाय द रिवर, तो इसको भी लिखो ही, मीटिंग बाय द रिवर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, थैंक यू फॉर टेलिंग। मीटिंग बाय द रिवर, ये किसने भी है, ये है आपका मोहन वीणा के जो संस्थापक थे, आपका मोहन भट्ट की, किसकी, मोहन भट्ट की म्यूजिक एल्बम है, यही म्यूजिक एल्बम अक्सर पूछी जाती है, बहुत शाबाश, आ गया हो। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, संसद में, पार्लियामेंट में कौन शामिल है, तो क्या कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में क्या शामिल होते हैं, तो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर, दोनों सदनों से मिलकर के, इसको क्या बोलते हैं, सर ला, क्या बोलते हैं, सर ला। तो सा से संसद बनती है, तो संसद किस आर्टिकल में, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है आपका आर्टिकल 79 में। रा से क्या बनता है आपका, राज्यसभा, राज्यसभा बनेगा, और राज्यसभा किस आर्टिकल में, आपका आर्टिकल, आर्टिकल आपका 80 में। ला से क्या बन जाता है आपका, लोकसभा, क्या बन जाता है, हाउस ऑफ पीपल बन जाता है आपका, और ये किस में आता है आपका, आर्टिकल 81 में आता है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को, संसद में कितने सदन होते हैं, बोलो फटाफट से, अगर मैं पूछूं इसमें हाउस कितने होते हैं, संसद में कितने सदन होते हैं, तो आप बोलो फटाफट से कितने हाउस होंगे, सदन कितने कह दें हम इसमें, तो आप कहेंगे संसद में भैया कभी भी आपका हाउस पूछे तो दो कहना है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तीन वाले सारे गलत हैं। तीन क्या होते हैं इसमें, तीन इसके अंग होते हैं, अगर इसके आपका पार्ट पूछ ले, ऑर्गन्स पूछ ले, तो अंग कहोगे तीन होंगे, तीन कौन से हैं, ये लिखे हुए हैं आपके सामने। अच्छा यहाँ पर बताओ, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, इसको अपर हाउस कहते हैं या नहीं कहते, अपर हाउस, और क्या क्या कहते हैं इसको बताओ, इसको भैया आपका उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक है।
उच्च सदन या इसी को स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी क्या है, विघटित नहीं होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, इसके 1/3 सदस्य क्या बोलेंगे, वो रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में आपका 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, इसके रिटायर होते चले जाते हैं। लेकिन ये सदन कभी आपका भंग नहीं होता। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, लोअर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका चुनाव कोई भी लड़ लेता है, वहाँ अक्सर पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस, और लोअर हाउस में क्या होगा, कोई भी चला जाएगा। निम्न सदन हो गया, और ये कैसा सदन होता है, भंग हो जाता है नहीं, हाँ भैया, लोकसभा भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो हो जाएगी। ये कैसा आपका अस्थायी सदन होता है, कैसा होता है, ये अस्थायी सदन होता है, यानी कि आपका टेम्पररी होता है, ये परमानेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इसमें जो सदस्य के लिए आपका चुनाव नहीं लड़ लेंगे, आप इसका चुनाव नहीं लड़ेंगे, सदस्य बन सकते हैं। तो सदस्य इसका 30 की एज में, क्या बोलोगे, 30 की एज में। और इसके लिए मिनिमम एज है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। और इसके लिए मिनिमम एज कितनी है लोकसभा के लिए, तो 25 ईयर है, क्या बोलोगे, 25 ईयर है। मुझे बताओ राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो कितनी है, मैक्सिमम सीट। तो मैक्सिमम सीट है यहाँ पर आपका कितनी, 250, कितनी सीट है, 250 सीट है, 250। और अगर मैं पूछूं लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है, लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी है, तो 552। हालांकि 2 आंगल प्रतिनिधियों का जो कोटा है वो खत्म कर दिया गया, वो खत्म कर दिया, लेकिन सीटों की संख्या में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उसको लिए अगर ऑप्शन में 550 मिला तो 550 चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 552 को चुन। ओके, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का आर्टिकल हुआ। अब हमें बताओ यहाँ पर, जैसे संसद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे बताओ यहाँ पर जो आपका संसद के सत्र होते हैं, यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किस आर्टिकल में है, संसद के सत्र जो हैं वो किस आर्टिकल में है। तो संसद के सत्र जितने भी हैं, सेशंस जितने भी होते हैं, वो आर्टिकल 85 में होते हैं। इसमें प्रोरोगेशन हुआ, आपका सत्रावसान हुआ, आह्वान हुआ, ये सब इसी में होंगे, ठीक है, इसी में होंगे। अच्छा, आर्टिकल 87 में क्या है बताओ, आर्टिकल 87 में क्या है आपका, आर्टिकल 87 में तो इसमें राष्ट्रपति का क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस होता है। स्पेशल एड्रेस में वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता है, जो दिया जाएगा वही बोलना है। आर्टिकल 93 में बताओ क्या है, 93 में आपका लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है, डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। हमें बताओ आर्टिकल 98 में क्या है, तो इसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट है, यानी कि संसद सचिवालय है, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट यानी कि संसद सचिवालय, संसद सचिवालय को बताया गया है। आप मुझे बताओ आर्टिकल 105 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 105 में आपका जो एमपी होते हैं उनके प्रिविलेजेस को बताया गया है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को बताया गया है, कि वो अपनी कार्यवाही के दौरान जो बोलते हैं उससे उनको बहुत सारी छूट, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको बताया गया, प्रिविलेजेस को। आप मुझे बताओ यहाँ पर प्रिविलेजेस हो गया आपका, प्रिविलेजेस हो गया आर्टिकल 105 में। संसद में जो भाषा प्रयोग होती है उसको बताओ किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 120 में क्या है, लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग भाषा, क्या बोलेंगे, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है, होने वाली भाषा को बताया गया है, लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी ऐसे प्रेसिडेंट जो आपका क्या रहे हैं, लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं, लोकसभा स्पीकर भी, बताओ जी। फखरुद्दीन अली अहमद है क्या भैया, आप कहोगे नहीं जी भैया, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है। शंकर दयाल शर्मा नहीं है, जाकिर हुसैन नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी। और याद रखना ये 2 बार बने हैं, क्या बनोगे, 2 बार बने हैं। अच्छा, मुझे बताओ साथी, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा स्पीकर, स्पीकर बोले या लोकसभा अध्यक्ष बोले, वो कौन थे, तो वो हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, क्या बोलोगे, गणेश वासुदेव मावलंकर है। मैं आपसे पूछूं दूसरे लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे, दूसरे लोकसभा स्पीकर, तो वो है एम अनंत शैनम आयंगर, एम ए आयंगर। और एम ए आयंगर ही हैं जो पहले उपाध्यक्ष बने थे, क्या बने थे, पहले उपाध्यक्ष बने, तो वो एम ए आयंगर है, एम ए आयंगर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी बताओ, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी आपका कौन, तो आप कहेंगे
वो बनी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। और दूसरी कौन थी? तो आपसे पूछा है अब तक कितनी महिला जो लोकसभा में स्पीकर रह चुकी हैं, तो दूसरी महिला आप कहोगे सुमित्रा महाजन है। सुमित्रा महाजन। इनकी एक किताब बहुत चर्चित हुई थी सुमित्रा महाजन की, बताओ बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है मातोश्री। तो पूछेगा क्योंकि पॉलिटिशियंस की बुक पूछ लेता है। मातोश्री इनकी बुक का नाम, मातोश्री। अब मुझे बताओ सबसे लंबे समय तक कौन से लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिनका कार्यकाल रहा हो? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है, सबसे दीर्घ कार्यकाल, ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा है? तो लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है बलराम जाखड़ का। किसका? बलराम जाखड़ का रहा है। कितने वर्ष रहे थे बलराम जाखड़ भैया? तो बलराम जाखड़ रहे थे आपका 9 वर्ष, लगभग 9 वर्ष 300 कुछ दिन ये रहे थे। मुझे बताओ लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसके पास में एक आपका डिसिजिव वोट होता है, निर्णायक मत होता है। होता है नहीं होता? कि आपका मत बराबर होने में वो उस वोट को डाल सकता है लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर के लिए वो वोट का अधिकार किस में बताया गया? आर्टिकल 100 में। लोकसभा में एक विपक्ष का नेता भी होता है, हाँ या ना? तो मुझे बताओ लोकसभा में आपका जो विपक्ष का पहला नेता बने थे, अपोजिशन के पहले लीडर, फर्स्ट अपोजिशन लीडर इन लोअर हाउस, पहले नेता कौन थे? तो याद रखना वो थे आपके राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह। क्या बोलोगे? राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह थे, ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ साथी, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, ये आंसर तो सबका ही आ जाना चाहिए। तो वर्तमान में तो आपका कौन है भैया लोकसभा अध्यक्ष? तो आप कहोगे भैया लोकसभा अध्यक्ष है आपके वर्तमान में ओम बिरला। पहले वह लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? तो वो थे आपका जीवी मावलंकर। पूछ ले लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो पीए संगमा थे। कौन थे? पीए संगमा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत कितना हो सकता है? 15, 20, 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 की बात की गई। कितने की? 20 की बात की गई। स्टेट को कितना दिया गया है इसमें? राज्यों के पास कितनी सीटें हैं? राज्य के पास में है 530 सीटें, ठीक है। यूटी के पास में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 20 सीटों की बात की गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी सीट है? वर्तमान में आपका 543। कुछ भविष्य के लिए हैं, जब कश्मीर वो आपका उधर जो हिस्सा भारत का पाक ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर जो कि छीन लिया गया, तो भविष्य के लिए उसको रिजर्व करके रखा गया, तब सीटों की संख्या इतनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा के लिए जनरल सीटों की संख्या कितनी है, तो जनरल सीट है 412। एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व है? एससी के लिए 84। एसटी के लिए कितनी सीट है? आपका 47। तो कुल मिला के कितना बन जाएगा? 543 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 543। तो ये कुल मिला के भी पूछ लेता है एससी एसटी का आरक्षण कितना है लोकसभा में, तो आप क्या बोलोगे कितना है? जोड़ के बताओ सारे को। 84 में 47 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? तो आप कहोगे भैया ये बन जाएगा आपका 131 सीट। और 131 सीट प्रतिशत में कितनी बन जाएंगी 543 का? तो 24 दशमलव कुछ प्रतिशत बनेंगी। 24 दशमलव कुछ प्रतिशत बनेंगी। अच्छा लोकसभा में जो ये सीटें आपका दी गई हैं, ये किस जनगणना के आधार पर दी गई हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जो साथी आपका लोकसभा सीट में जो जनगणना का आधार है, जनगणना को आधार बनाया गया है, वो किस जनगणना को? तो वो जनगणना आधार है 1971 की जनगणना। उसके बाद से उसको नहीं बदला गया है। क्यों नहीं बदला गया है? क्योंकि परिसीमन के द्वारा उसको क्या बोलेंगे कब तक के लिए फिक्स कर दिया गया? 2026 तक के लिए। क्योंकि उत्तर भारत तो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहा है। बिहार और तमिलनाडु को जब शुरुआत में सीट मिली थी वो बराबर थी, उसके बाद में बिहार आपका, यूपी आपका, उत्तर भारत आपका बच्चे पैदा कर रहा है लगातार। दक्षिण में वो जनसंख्या, उनका लिटरेसी रेट थोड़ा सा बढ़ा है, तो दक्षिण में उतने बच्चे पैदा नहीं करें। तो वो कह रहे हैं अच्छा तुम ठीक हो तो बच्चे भी तुम पैदा कर लो, देश के लिए भीड़ भी तुम बढ़ा दो, और कल को तुम्हारा प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा हो जाए, सीटें भी तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाएं, और कल को तो उत्तर भारत का ही प्रतिनिधित्व रह जाएगा, दक्षिण भारत तो भारत में रहेगा ही नहीं, फिर उसका तो मतलब ही नहीं है कोई। तो इसके विरोध के चलते इसको होल्ड कर दिया जाता है ना। क्योंकि भाई ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई ना उत्तर में दक्षिण के मुकाबले। स्टेट्स की तुलना करना आप जनगणना की, तो आप देखोगे यार उत्तर के तो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा ये आपका आधार 1971 है। मुझे बताओ लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बोलेंगे जी, प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसको बोलते हैं पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, PRA,
TRA कब आया था? 1951 में आया था, 1951 का। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है वो किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है आपका यूपी में। किसमें? यूपी में। कितनी सीट है लोकसभा की? 80 सीटें। फिर आता है आपका महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ में। फिर आता है वेस्ट बंगाल 42 सीटों के साथ में। फिर आता है आपका क्या बोलेंगे, बिहार 40 सीटों के साथ में। आंध्रा, आंध्रा 42 सीट है वहाँ पर भी आपका, ये याद रख लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे पूछ ले मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कितनी सीटें हैं बताना। मिजोरम की बहुत पूछी जाती है, नागालैंड की और सिक्किम की, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका तीनों में ही एक एक सीट है। कितनी कितनी सीट है यहाँ पर? एक एक सीट है। असम की बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है सीट। असम में कितनी है लोकसभा की? 14 है। कितनी है? 14 है। असम में लोकसभा की 14 सीट है, ये पूछा जाता है। अच्छा दिल्ली में भी बता दो, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीट है? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। कितनी है? 7 सीट है, ये पूछा जाता है। जैसे हमने कहा कि परिसीमन के द्वारा, अच्छा जो डेलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन भी जिसको हम बोलते हैं, परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हुआ है भारत में? डीलिमिटेशन कमीशन, इसके द्वारा बताया जाता है कि भाई यहाँ तक इस क्षेत्र में ये क्षेत्र रहेगा आपका, जैसे कि बायस ना किया जा सके कि भाई एक जगह ऐसा भी कर सकते हैं ना, कोई सीट जीतनी है तो उसमें हिंदुओं की सीट ज़्यादा कर दी तो हिंदू प्रत्याशी जीत जाएगा, मुसलमानों की ज़्यादा सीट कर दी, तो परिसीमन आयोग इसको कंट्रोल से बाहर रखा गया है उसकी रिपोर्ट्स को। तो परिसीमन 1952 में हुआ, 1963 में हुआ आपका, 1963, 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। और कब तक के लिए सीटें बराबर रख दी गई हैं आपका? 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे आएंगे। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? क्या बोलेंगे? आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? जैसे कोई बिल पेश हुआ, देखो पहले तो बिल ही पेश होता है दोस्त, उसके बाद में क्या बनता है? अगर बिल पास हो जाता है, बिल पास होने के बाद में क्या बन जाता है? तो आप कहेंगे भैया वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। ओके, तो विधेयक की प्रस्तुति के समय द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में? देखो ये क्या बोलेंगे, आपका बहस होती है द्वितीय वाचन में। वाचन कुल कितने होते हैं? रीडिंग होती हैं 3। जो पहला वाचन होता है, फर्स्ट होता है आपका, उसमें क्या होता है? फर्स्ट में पहली रीडिंग में बताया जाता है, जो मंत्री उसको पेश कर रहा है वो उसके कारण बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है, वो बताएगा कि भाई इस बिल को हम क्यों लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं। सेकंड में क्या हो जाता है आपका? सेकंड में आपका साथी डिबेट हो जाती है, अर्थात बहस होती है, उस पर डिबेट होती है। और डिबेट होने के बाद में क्या होता है? तीसरे वाचन में, थर्ड में क्या होता है? थर्ड में आपका, थर्ड में क्या बोल देंगे उसको, उसके पक्ष या विपक्ष में मतदान हो जाएगा। मतदान यानी कि वोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? वोटिंग हो जाती है, वोटिंग सदन में, ठीक है। अच्छा सदन में जो पहला घंटा होता है, सदन की कार्रवाई कितने बजे से शुरू होती है? बोलो फटाफट से, सब लोग आंसर बोलो। अंत तक भैया कुर्सी फेंकने लगते हैं, हाँ भैया कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं ये, इसीलिए हम इनको चुन के भेजते हैं कि ये देश में हमारे लिए कानून बनाएंगे। लेकिन तुम वहाँ इनको देखो, वहाँ तुम देखोगे तो ये ऐसे लगते हैं कि हमने नमूने चुन के भेज दिए हों, खिलौने चुन के हमने भेजे हों। बोलेंगे भैया 11 बजे से शुरू होती है, बहुत बढ़िया। 11 बजे से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? वो होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। और 12 बजे से जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीरो आवर। क्या बोलते हैं? जीरो आवर। और 1 बजे क्या हो जाता है? 1 बजे लंच हो जाता है 1 घंटे का। 2 बजे नेताजी थक जाते हैं ना 2 घंटे में, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम नहीं थक जाते होगे? इतने नेताजी आदमी है यार, हैं इतना काम करते हैं तुम्हारे लिए, बताओ थक नहीं जाएंगे 2 घंटे में? आराम नहीं करेंगे फिर 1 घंटे का? अरे बोलो। बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल करें, करना चाहिए उनको, इतना परिश्रम वो करते हैं। उनकी छुट्टी जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी नहीं पड़ती, उससे भी ज़्यादा छुट्टी रहती है नेताजी की। संसद इतने दिन में छुट्टियां रहती हैं उनकी, और फिर नेताजी के लिए बीच में काम भी रहता है, कभी थोड़ा दिक्कत हो जाए नेताजी को, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की जनता बेशक भूखी मर जाए, इस देश की जनता चाहे जात पात के चक्कर में फंस करके अपना जो सारा एनर्जी है उन्हीं चीज़ों पे लगाती रहे, इनको वोट देती रहे और ये अपनी जेबें भरते रहे और रेस्ट करते रहे आराम से। वह पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो पहला व्यक्ति है भोलानाथ चंद्र। कौन है? बोलो फटाफट से बोलेंगे, भोलानाथ चंद्र, भोलानाथ चंद्र। अच्छा मुझे बताओ स्वदेशी आंदोलन के आलोचक कौन थे? स्वदेशी आंदोलन के आलोचक, जो साथी स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी मूवमेंट चला था, उसके जो क्रिटिसाइज किया था उसको किसने किया था? क्रिटिसाइज बाई रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर।
क्योंकि वो ये मानते थे कि किसी के तुम इग्नोर नहीं कर सकते दूसरे देशों को, हमको अपनी कमियां सुधारनी है, लेकिन दूसरे देशों से हमको सीखना भी है, ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कौन सा गीत लिखा था? इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सा गीत लिखा था? इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने लिखा अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। और अमार सोनार बंगला मुझे बताओ किस देश का राष्ट्रीय गीत बना ये बाद में? तो ये बांग्लादेश का साथी आपका, बांग्लादेश का ये आपका राष्ट्रीय गीत बना था बाद में। किसका राष्ट्रीय गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन की डेट याद रखना, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू किया गया था, कलकत्ता टाउन हॉल से। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष में संपन्न हुआ? पहले तो मुझे बताओ बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? करजन के टाइम पे किस ईयर में हुआ था? तो डेट बतानी है आपको, कल हमने आपको याद कराया था, और आप प्रमाण दीजिए कि हाँ आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। तो किस दिन वो लागू हुआ था? तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था भैया। तो एकीकरण कब हुआ दोबारा से? तो एकीकरण हुआ 1912 में। क्या बोलेंगे? 1912 में। क्योंकि 1912 में क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर आपका तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, थर्ड दिल्ली दरबार। दिल्ली में ये आपका बहुत पैसा खर्च करते थे, क्योंकि वहाँ से इनके अब्बू आते थे ब्रिटेन से, ठीक है, वहाँ से अपने अब्बू के स्वागत में करते थे ये लोग। और याद रखना तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द हुआ आपका 1911। डेट पूछे तो डेट बोलना 12 दिसंबर। क्या बोलोगे? 12 दिसंबर। इसी दिन क्या कहा गया था? इसी दिन कहा गया था कि राजधानी अब क्या बनेगी? राजधानी बनेगी कलकत्ता से, कलकत्ता से। पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, देखूंगा कितने लोग बहुत अच्छा बता सकते हैं। बताओ नई दिल्ली राजधानी कब बनी? नई दिल्ली राजधानी कब बनी? परफेक्ट आंसर आना चाहिए, पूरी कक्षा से उम्मीद करता हूँ। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, जितने साथियों ने सुना होगा ध्यान से वो समझ गए होंगे। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में तो हुई घोषणा, लेकिन बनी कब? 1912 में। कब बनी? कब बनी? 1912 में वो साथी आपका बन गई, ठीक है। और इसकी जो घोषणा की थी, वो अनाउंसमेंट जो की थी, वो घोषणा हुई थी आपका इसके द्वारा, आपका जॉर्ज 5। क्या बोलोगे? जॉर्ज 5। कोई बोलेगा किंग, हमारा किंग काय को होता? होगा जिसका होगा किंग, हमारा तो लिए तो क्या है, सिर्फ जॉर्ज पंचम है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 1912 बताया सबने? नहीं, 1931 सही आंसर होगा दोस्त। मैंने दिल्ली नहीं पूछा, मैंने आपसे नई दिल्ली पूछा था, 1931। तो कभी भी पूछा जाए नई दिल्ली को बसाया कब गया, तो आप लिखना 1927। और कभी भी पूछे नई दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1931 में। ये सिर्फ दिल्ली है, तो नई दिल्ली तो एक शहर ही बसाया गया था 1927 में, इस समय तक वो होता भी नहीं। ओके, तो दिल्ली दरबार लगा। कितने दिल्ली दरबार लगे टोटल? दिल्ली दरबार भारत की जनता का जो साथी खून चूस के कमाया गया पैसा था, उसको पहले तो लिटन ने, जब बंगाल में, मैंने आपको बताया था हालात, बंगाल में अकाल पड़ा था 78 से 78 तक। हम सब करके बताओ ना यार, हाँ पता है भैया। तो लिटन के टाइम पे लगा दिल्ली का पहला दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार, दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दरबार। इसमें क्या हुआ आपका किस वर्ष में? 1877 में। क्या हुआ था? इन्होंने बोला जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया वो भारत की रानी है, विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, विक्टोरिया को। तो भैया यही है अब साम्राज्ञी, एम्प्रेस यही है। एम्प्रेस आज भी बिना वीजा के आती है, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा वो लगा करजन के टाइम पे, करजन के टाइम पे 1903 में, 1903 में दूसरा दरबार। और इस टाइम पे कौन आया था? इसका पापा आया एडवर्ड सेवंथ। क्या बोलोगे? और इसकी मम्मी आई, उसका नाम था अलेक्जेंड्रा। क्या बोलेंगे? इनको भारत के घोषित करते थे कि भैया यही है सम्राट, है ना, जैसे ये यहीं पे पैदा हुए हों। और तीसरा कब लगा? तीसरा लगा था ये हार्डिंग सेकंड के टाइम पे। क्या बोलोगे? हार्डिंग सेकंड के टाइम पे, हार्डिंग सेकंड के टाइम पर ये लगा था आपका, याद रख लेना। और इस टाइम पे कौन आया? इसका पापा, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम आया। और एक इसकी मम्मी, उसका नाम था कैथरीन मैरी, कैथरीन मैरी आई। कौन आई? कैथरीन मैरी इसकी मम्मी आई थी यहाँ पर। ओके, याद रख लेना इस बात को, तुमको याद रख लेना। जॉर्ज पंचर आया, और कौन आया? एक कैथरीन आई मेरी ऐसे मत लिख देना तुम कैथरीन मेरी कैथरीन मैरी है वो, मैरी, मेरी नहीं, पिटाई हो जाएगी, गंदी बात है नहीं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वार्षिक अधिवेशन भाई साहब मुस्लिम लीग का, एकदम ऐसे सीधे बन जाओ। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग मुझे बताओ पहली बात तो बना कब? 1906 में। मुस्लिम लीग कब बना साथी आपका? 1906 में। कहाँ पर? 1906।
किसने बनाया था? एक तो सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, ठीक है, सलीम उल्लाह खां, और एक आपका आगा खां। कौन? आगा खां। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या बनाया? इसको मुस्लिम लीग को बनाया, मुस्लिम लीग को। अब पूछ रहा मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ कराची में। कहाँ पर? कराची में हुआ था, ठीक है, कराची में। और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था इसका गठन? तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ पर? ढाका में हुआ था, ढाका में। और आपसे पूछे इसकी लंदन शाखा किसने स्थापित की? मुस्लिम लीग की लंदन शाखा को किसने स्थापित किया था? तो लंदन शाखा आपका स्थापित की थी सैयद अमीर अली ने। किसने? सैयद अमीर अली ने, सैयद अमीर अली ने। एक इन्होंने साथी अपना मुक्ति दिवस मनाया था, बोलो फटाफट से। मुक्ति दिवस किस दिन मनाया था? बोलेंगे जी। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं हम। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया वो कब मनाया था? तो जो मुक्ति दिवस पूछे आपसे मुस्लिम लीग का, मुक्ति दिवस जो इन्होंने साथी अपना बनाया, लिबरेशन डे, कब मनाया था इन्होंने? तो ये मनाया 22 मार्च 1939 को। क्या बोलोगे? 22 मार्च 1939 को। दूसरी बात, इनसे पूछा जाएगा आपसे पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया इन्होंने? पाक डे किस दिन मनाया? तो पाकिस्तान दिवस जो साथी इन्होंने मनाया था वो मनाया था 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943 को, ठीक है। थर्ड आपका, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसमें देश में दंगे हुए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, खूब उत्पात देश में हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। क्या बोलोगे? डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, डीएडी, कब मनाया गया? तो डीएडी मनाया गया था साथी आपका 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया गया था। कभी भी पूछे दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? बताओ, दो राष्ट्र सिद्धांत, बोलेंगे जी। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? तो टू नेशन थ्योरी आपका जिन्ना द्वारा दी गई। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में 1940 में, लाहौर 1940 में ये थ्योरी दी गई थी। मुझे बताओ, जिन्ना ने एक साथी नेहरू रिपोर्ट के पक्ष में जिन्ना ने दिया था एक आपका 14 सूत्रीय प्रस्ताव। किस वर्ष? एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव, यानी कि एक 14 फॉर्मूला प्रपोजल इसने दिया था। वो दिया था 1929 दिल्ली में। कहाँ पर? 1929 दिल्ली में, कि भाई नेहरू तो हिंदुओं की मांग रख रहे हैं, अपने लोगों की मांग हम रखेंगे। मुझे बताओ, पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता उस व्यक्ति का क्या नाम है? कि उस व्यक्ति का क्या नाम है? बोलेंगे भाई फटाफट से, उस व्यक्ति का क्या नाम है? सारे लोगों का आंसर बताएं फटाफट से। बोलेंगे भाई, सारे लोग आंसर करें, फटाफट से आंसर करेंगे, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, आंसर करेंगे। भैया मुक्ति दिवस 22 दिसंबर होगा। मुक्ति दिवस 22 मार्च, 23 मार्च नहीं, 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1939 होगा आपका पाक दिवस, वो 43, 22 दिसंबर होगा भैया। ये इसको देखो एक बार, इसको थम्स अप करो, सारे लोग करेक्ट करेंगे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया आपका? मुक्ति दिवस तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया। थम्स अप करो एक बार। एक तो आपका जिन्ना का एक पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का हमने क्या पूछा आपसे? पाकिस्तान शब्द को जो जन्म दिया वो दिया रहमत अली ने। कहाँ पर छात्र था रहमत अली? बताओ, रहमत अली कहाँ पर छात्र था आपका? इसी का नारा था, क्या बोलेंगे, नाउ और नेवर, या तो अभी या कभी नहीं। नाउ और नेवर नारा किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। और कब नाम गढ़ा था रहमत अली ने? ये 1933 में, 1933 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का जो मतत्य काल है, क्या बोलेंगे, मतैक्य काल का निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनानिमिटी को कौन बताता है? तो वो 1916 से 1922 एकदम से ठीक हो जाएगा, 1916 से 1922 हो जाएगा। क्योंकि देखो, कांग्रेस बटी कब थी? नरम दल और गरम दल में। नरम दल और साथी गरम दल में कब बट गई थी आपका? तो आप कहेंगे ये बटी थी 1907 में सूरत में। क्या बोलोगे? 1907 सूरत में बट गई थी। लेकिन एकीकरण कब हो गया था? नरम दल प्लस में गरम दल आपका, और साथ में आपका मुस्लिम लीग भी आ गया था। ये कब आ गया था? 1916। 1916 में अधिवेशन कहाँ बताया था हमने आपको? लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लेकिन एक घटना घटी इसके बाद में आपका, ये इकट्ठे रहे 1916 से लेकर के 1922 तक। और 1922 में कौन सी घटना घट गई थी? चोरी चोरा। कौन सी घटना? चोरी चोरा। चोरी चोरा बताओ किस किस डेट को हुआ था, किस जगह हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त प्रांत में। दिल्ली पुलिस में पूछा गया था तो उसमें यूपी लिख के नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने दिया संयुक्त प्रांत, क्योंकि यूपी का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। और आज आप कह सकते हैं इसको उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ पर क्या था आपका? गोरखपुर जगह में हुई थी, गोरखपुर में। डेट बताओ इसकी, डेट क्या थी इसकी? 4 फरवरी 1922 थी।
5 फरवरी कभी भी आए उसको गलत मान लेना, वो गलत डेटा होता है। 4 फरवरी 1922 थी, ठीक है, क्योंकि यहीं पे तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या किसका नारा है? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बताओ। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था तिलक जी ने। किसने? तिलक जी ने कहा था। अच्छा, मैं क्वेश्चन और पूछूं आपसे, जो ये चोरी चोरा हुआ इसकी वजह से कौन से आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था? उस आंदोलन का क्या नाम था? तो वो था भैया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अर्थात असहयोग आंदोलन। काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी को रेगुड़ और रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका काली मिट्टी जो है ये काली क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, बोलो किसकी वजह से ये काली होती है? तो आप बोलेंगे इसका जो काला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ब्लैक कलर, तो वो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। किसकी वजह से? टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। बताओ किस राज्य में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है? मैग्नेटाइट की वजह से, ठीक है। तो इसमें लोहा, चूना और कैल्शियम, पोटास की प्रचुरता होती है, ये रिच होते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। लेकिन कमी किस चीज़ की होती है? तो याद रखना इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। क्या होती है? डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी होती है। और आपका तो दोनों ठीक हो गए, 1 और 2 दोनों हो गए, दोनों हो गए आपका। मुझे बताइए ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिलती है? महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। देखो क्या बोलेंगे, ये अगर क्षेत्र की हम बात करें आपसे, इसके क्षेत्र कौन कौन से? आपका एरिया एक तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, एमपी में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य क्षेत्र यही है। फसल कौन सी होती है, किस क्रॉप के लिए अच्छी होती है? तो फसल है आपका कॉटन, यानी कि किसके लिए? कपास के लिए अच्छी होती है। इसका इंटरनेशनल नेम क्या है साथी, बताना। इंटरनेशनल नेम, अंतर्राष्ट्रीय नेम है इसका चेरनोजम। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम कहा जाता है, चेरनोजम। इसी को साथी हम बिना जुताई वाली मिट्टी, अनप्लोइंग अनप्लोइंग सॉइल इसको कहा जाता है, बिना जुताई वाली मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? बिना जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है, बिना जुताई वाली मिट्टी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? नमी धारण करने की, नमी क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी को सबसे ज्यादा ये साथी ऑब्जर्व करती है। नमी धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता इसमें होती है। सबसे सबसे ज्यादा क्षमता किस मिट्टी में होती? सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती? अच्छा, कितने साथी बता सकते हैं कि काली मिट्टी क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पर पाई जाती है? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी, फिर क्या बोलेंगे? सर मैंने कभी भी लाइव क्लास में कमेंट नहीं किया, 14-15 घंटे स्टडी करता हूँ, अब मुझे एक अनजान ही लड़की कनिष्का शर्मा से प्यार हो गया है, उसे भूल कर अब कैसे पढ़ाई करो? मत भूलो ना, भूलना क्यों है? दुनिया में प्रेम से भी पवित्र कोई चीज़ है यार? है, बताओ तुम। प्रेम ईश्वर से मिलने का मार्ग है, उसी मार्ग को प्राप्त करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, क्या रखा है पढ़ाई में? और पढ़ाई करके तुम कर भी क्या लोगे, बताओ? लास्ट में तो आदमी तुमसे वही बात करेगा जब तुम बुजुर्ग हालात में होगे, यार शांति प्राप्त करनी है जीवन में, बाकी सब चीज़ें जो सफलता पाई है सब इसका कोई मोल नहीं है ना? और ज़िंदगी तो बस मतलब ख़त्म हो जाने का नाम ही है। तो कम से कम यार प्यार तो प्राप्त करो, क्योंकि इतना तो तय हो गया है कि जो तुम पढ़ाई करते थे वो तुमने अब तक कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, और बाकी चीज़ों का आपके लिए महत्व भी नहीं है। तो मैं तुमसे ये कह दूं कि उठ खड़े हो जाओ पार्थ, और तुम जो है इस रण को, इस रणभूमि में लड़ो। तो रणभूमि में तो तुम लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जिसने अपनी सारी पढ़ाई को, जो 14-15 घंटे पढ़ता हो, उसने उसको ही जीरो कर दिया, तो वो मेरे कहने मात्र से क्या मानेगा? प्यार वैसे भी अंधा होता है, तो क्यों ना मैं तुमको प्यार की तरफ ही भेजूं। तो मैं तो ये चाहूंगा तुम प्यार में सब कुछ पा जाओ, ठीक है। तुम इस प्यार में दोस्त डूब जाओ, है ना। अनजान लड़की है, बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि बाद में वो लड़का ना निकल जाए कोई, कभी पता चले कि तुम उससे प्यार करने गए थे और वो तुमसे प्यार करने लगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए ध्यान रखना अपना बहुत सारा। भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम देशों में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रानीगंज कहाँ की खान है, ये बताओ मुझे। भाई पढ़ लो यार प्लीज, क्यों लिखते हो? ये इंट्यूशन तुम्हें खुद नहीं आना चाहिए, इतनी सहज बुद्धि तुम्हारे अंदर खुद नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव क्या तुमको स्वयं को नहीं करने चाहिए? इन चुनावों को तुम अपने मास्टरों से करवाओगे। तुम ये चाहते हो कि टीचर्स तुम्हारे ये बताएं तुमको कि तुमको अभी क्या करना है, तुमको प्रेम करना है, यहाँ तुमको ईर्ष्या करनी है, यहाँ तुमको दया से प्रस्तुत आना है सबको। ये ह्यूमन वैल्यूज हैं, तुम्हारे अंदर खुद पैदा होनी चाहिए।
तुमको खुद सोचना चाहिए। पागल हो, कब सुधरोगे? तो सब सुधरे हुए हैं, कोई कोई नाटकबाज है, ये मस्ती का मूड में था पक्का। रानीगंज, बोलो भाई फटाफट से, रानीगंज कहाँ का है? रानीगंज, बोकारो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? वापस आए क्लास पे, फोकस करें। कोयला, कोल माइंस है आपका। तो बोकारो कहाँ की है साथी? आपका झारखंड की है। बोकारो कहाँ की है? ये झारखंड की है। आदिलाबाद की बात करें, ये तेलंगाना की है। कहाँ की है? ये तेलंगाना की है, तेलंगाना की। विश्रामपुर की बात करते हैं, विश्रामपुर कहाँ पर है आपका? ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। रानीगंज की बात करें, ये वेस्ट बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की। लगाओ भैया। तो सबसे पहले जब आप मैप को देखते होंगे, अपनी टेबल पे मैप है, थम्स अप करो कितने लोगों ने बात को फॉलो किया कि टेबल पे मैप होना चाहिए। इधर से बढ़ो, इधर से। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? तो क्या बोलोगे? सबसे पहले आ जाएगा भैया हमारा रानीगंज, यानी वेस्ट बंगाल सबसे पहले आएगा। तो एक पहले आ जाएगा, बात खत्म हो गई। एक के बाद में आपका फिर क्या आएगा? उधर से आगे बढ़ोगे तो आपका छत्तीसगढ़ आएगा कि झारखंड आएगा? छत्तीसगढ़ की झारखंड? आप कहोगे झारखंड आएगा, झारखंड के इधर छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ आएगा। तो सीधी सी बात है यार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये हो गया आपका एक दो तीन चार हो जाएगा। तो करेक्ट बात, एक दो तीन चार हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना तो आगे आएगा। कोयला क्षेत्र में आपसे कुछ पूछा चाहूंगा साथी, कोयला क्षेत्र में आपसे जानना चाहूंगा कुछ, कोल माइंस कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। ललमटिया कहाँ पर है? बताओ जरा फटाफट से, ललमटिया कहाँ पर है? तो ललमटिया है आपका झारखंड में। ये पूछ ले जाते हैं कई बार, झारखंड में आपका। आप हमें बताओ कर्णपुरा कहाँ पर है? कर्णपुरा, तो कर्णपुरा भी कहाँ पर है आपका? झारखंड में है। सोहागपुर कहाँ पर है? बताओ फटाफट से, सोहागपुर कहाँ पर है? तो सोहागपुर है आपका एमपी में। राजमहल कहाँ पर है? क्षेत्र बताओ, राजमहल कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो भी झारखंड में है। तंदूर बताओ, तंदूर कहाँ पर है? तंदूर एरिया, तो तंदूर है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में है आपका। रणजीत घाटी कहाँ पर है? रणजीत वैली, रणजीत वैली या रणजीत घाटी भैया सिक्किम में है। कहाँ पर है? वो सिक्किम में है। कितने लोग बताएंगे जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, सिक्किम में कौन सा वंश शासन करता था वहां पर? बोलेंगे भी फटाफट से, सिक्किम में कौन सा वंश वहां पर शासन करता था? सारे लोग बोलेंगे। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? झारखंड में। क्या बोलोगे? झारखंड में। सूची एक को सूची दो से मिलाइए, सूची एक को सूची दो से। माकुम क्या असम में है? नामचिक नामफुक आपने पढ़ा होगा, ये माइंस कोयला क्षेत्र के अरुणाचल में है। गिरिडहा क्या झारखंड में है? और सोहागपुर एमपी में, अभी बताया। तो सारे मिलान है, सारे सही मिले हुए हैं। तो एक दो तीन चार एकदम से सही हो जाए, एकदम से ठीक हो जाए। झिलमिली बताओ कहाँ पर है? झिलमिली, झिलमिली माइंस कहाँ पर है? तो झिलमिली माइंस है आपका साथी कहाँ पर? वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आप मुझे बताओ खेतड़ी की माइंस कहाँ पर है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कहाँ पर है आपका खेतड़ी? ये राजस्थान में है भैया। कहाँ पर है? राजस्थान में है। हीरा की खान बताओ कहाँ पर है, जिनको हम बोलते हैं क्या? पन्ना, पन्ना बोलते हैं, पन्ना, इंडिया का किम्बरले भी बोलते हैं। पन्ना कहाँ पर है आपका? जो हीरे के लिए, डायमंड के लिए जानी जाती हैं, तो ये है एमपी में। कहाँ पर? एमपी में। कोलार बताओ कहाँ पर है? कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, कोलार बोल दें, या आपसे बोल दें हट्टी की खान, हट्टी की। ये किसके लिए है? ये सोने के लिए है, अर्थात गोल्ड के लिए, स्लीप के लिए नहीं, गोल्ड के लिए। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ओके, झिलमिल होगी आपका। रामपुर बताओ खान कहाँ पर है? रामपुर की खान, रामपुर की खान है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब हम आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा जो कोयला होता है पूरे भारत का, झारखंड में होता है। तो कितने प्रतिशत कोयला झारखंड उत्पादित करता है? बोलो, झारखंड। तो झारखंड में जो साथी आपका कोयला होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और झारखंड कोयले लगभग पूरे भारत का एक चौथाई, यानी लगभग 25% या 26%, आप याद रख सकते हैं, 25 से 26% ये आपका उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा, तांबा आपका चित्रदुर्ग में है। लोह अयस्क आपका बेल्लारी में है। बेल्लारी की खान कहाँ पर है? बताओ, कौन बताएगा? बेल्लारी कहाँ पर है? बेल्लारी, तो आप कहोगे भैया ये है आपकी लोह अयस्क। ये दोनों की दोनों ही कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग भी और बेल्लारी भी कर्नाटक में है, ठीक है। भीलवाड़ा आपका राजस्थान की खान है, और कटनी जो खान है ये है आपका दोस्त एमपी की। क्या बोलोगे? एमपी की, एमपी की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तांबे, क्या कर्नाटक में तांबा मिलता है? नहीं भैया, ये तो गलत हो गया। तांबे की कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। अभी हमने आपको बताया खेतड़ी में है। कहाँ पर?
खेतड़ी में, खेतड़ी के महाराज ही थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी का टाइटल दिया था। ओके, लोह अयस्क आपका एकदम से सही है, बेल्लारी में है कर्नाटक में। मैग्नीज क्या भीलवाड़ा में मिलता है? आप कहोगे नहीं, मैग्नीज जो मिलता है वो एमपी और महाराष्ट्र में मिलता है, राजस्थान में नहीं है, एमपी और महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। बॉक्साइड क्या कटनी में मिलता है? एमपी में, एकदम से ठीक है। तो यानी 2 और 4 ठीक हो गए, 1 और 3 गलत हो गए। पूछा क्या है? जो सुमेलित नहीं है। 1 और 3 सुमेलित नहीं है, 1 और 3, 1 और 3। मुझे बताओ बैलाडिला की खान कहाँ पर है? एक जगह लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है बैलाडिला। लोह अयस्क मिलता है बैलाडिला की खान में। और बैलाडिला की खान कहाँ पर है आपका दोस्त? बैलाडिला की खान है आपका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, नंबर 1। नंबर 2 हम आपसे पूछेंगे अभ्रक की खान कहाँ पर मिलती है? तो अभ्रक की खान है नेल्लौर, नेल्लौर आपका माइंस है। नेल्लौर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। लोह अयस्क के लिए नोआ मुंडी की खान कहाँ पर है बताओ? नोआ मुंडी, नोआ मुंडी की खान कहाँ पर है? तो ये नोआ मुंडी की खान किसके? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये मिलती हैं झारखंड में, झारखंड में। मैं आपसे पूछूं तांबे के लिए जैसे खेतड़ी प्रसिद्ध है, ऐसे ही खम्माम प्रसिद्ध है। खम्माम कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं, जहां से पेट्रोलियम निकलता? पेट्रोलियम क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका पेट्रोलियम। सर जी आप इंग्लिश में नहीं लिखवाते हैं। बेटा मैं बोलता हूँ ना इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश में लिखवाऊँ भी और बोलूँ भी तो फिर तो कुछ डेटा में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन क्या 50 भी मुश्किल से दे पाऊंगा, और फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। एक लैंग्वेज में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश में बोलवा लो फिर तुम, अगर हम उसको इंग्लिश में बोले, है ना, धड़ाधड़ फिर तुम हिंदी में लिख लो। लेकिन क्या है कि हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो लगभग आपका 80% बच्चे, 80%, 80 to 90। ओके, आगे आएंगे। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। कलोल एकदम से ठीक है, कोसंबा एकदम से ठीक है, नवगाम एकदम से ठीक है, लेकिन मोरन सही नहीं है, क्योंकि मोरन कहाँ पर है आपका? ये असम में है, डिब्रूगढ़ में पड़ता है, डिब्रूगढ़ में, ठीक है, डिब्रूगढ़ में। जैसे हम आपसे पूछें सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है देश में बताओ? सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है, यानी कि बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? ठीक है, ऑयल रिफाइनरी। तो ऑयल रिफाइनरी है आपका, ऑयल रिफाइनरी है दोस्त जामनगर में। जामनगर कहाँ पर है? वो गुजरात में। क्या बोलोगे? जामनगर गुजरात में वो स्थित है, जामनगर गुजरात में। अच्छा मुझे बताओ पहला तेल का कुआं कहाँ पर है? पहला तेल कुआं अभी पीछे आया था ना नाम, माकुम, असम में। तो क्या बोलोगे? वही है, माकुम में। क्या बोलोगे? माकुम में, असम में। और पहली तेल शोधनशाला कौन सी है? पहली तेल शोधनशाला जो यहाँ पे तेल का शोधन शुरू किया गया, उसको रेक्टिफाई करना शुरू किया गया, तो वो डिगबोई है। वो कौन सी है? वो साथी आपका डिगबोई है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत बढ़ जाए, और इसको क्या कहा जाता है? क्या उसको री इन्फ्लेशन कहा जाता है? नहीं जी, उसको कहते हैं हम फिल्टर इन्फ्लेशन। फिल्टर इन्फ्लेशन क्या बोलेंगे? फिल्टर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति तो सभी जानते होंगे, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति में भी क्या होगा? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में होता क्या है? इसमें मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाता है? डिमांड और सप्लाई में असंतुलन आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। डिमांड और सप्लाई में जब असंतुलन आ जाए तब मुद्रास्फीति का जन्म होता है। और जब और स्थिति भयंकर हो जाए तो उसको बोलेंगे फिल्टर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है आपका? जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी कि जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटेंगे या बढ़ेंगे बताओ? प्लस हो जाएंगे या माइनस? वस्तु और सेवाओं का मूल्य, गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो साथी आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के संबंध में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआई क्या होता है बोलोगे? भी बोलेंगे व्हाट इज सीपीआई? व्हाट इज सीपीआई? आप कहेंगे सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड डब्ल्यूपीआई भी होता है, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दोनों में क्या है? इनमें दोनों में देखा जाता है आपका कि भाई महंगाई कितनी है, और महंगाई को दोनों मापकों पर, एक तो कंज्यूमर लेवल पर और एक आपका जो आपका व्यापारी के स्तर पर, यानी एक तरफ ग्राहक के स्तर पर कंज्यूमर लेवल पर और एक पर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, दोनों पे नापा जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है, किसकी दृष्टि से देखा जाता है?
इसको कंज्यूमर साइड से देखा जाता है, उपभोक्ता की दृष्टि से। उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई कितनी बढ़ी है। जैसे आप कहते होगे, आपके टाइम पे कोई व्यक्ति मिला है आपको, भैया हमारे टाइम पे तो जो सोना था ना वो 100 रुपये तोला था। मिलता है ऐसा आदमी? नहीं। भैया हमारे टाइम पे 5,000 रुपये तोला सोना था। भैया हमने 10,000 रुपये तोले सोना बनवाया था। अब तुम कहोगे यार तब से लेकर के अब तो सोने का रेट 1 लाख हो गया, तो 10 गुना महंगाई हो गई, 10 गुना महंगाई। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर की दृष्टि से सीपीआई होता है। क्या बोलेंगे? सीपीआई होता है। ये सीपीआई, सीपीआई कितने लेवल पे नापा जाता है? सीपीआई रूरल एरिया में, यानी कि आपका ग्रामीण स्तर पर, और एक आपका शहरी स्तर पर, अर्बन लेवल पर, और एक इसको मिश्रित रूप से दोनों में कंबाइंड लेवल पर सम्मिश्रित रूप से इसको नापा जाता है। ठीक है, महंगाई को नापने के लिए। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष कौन सा है इसका बताओ? सीपीआई का आधार वर्ष कौन सा होता है? सीपीआई का तो आधार वर्ष है इसका, सॉरी, सीपीआई का जो आधार वर्ष है सीपीआई का, तो इसका आधार वर्ष होता है आपका 2012। इसमें किस चीज़ को मापा जाता है? इसमें नापा जाता है आपका सेवा सेवा और वस्तु दोनों का मूल्य। सेवा और वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं का मूल्य नापा जाता है। ऑप्शन में दे देगा सीपीआई में क्या मेजर किया जाता है? सिर्फ सेवा का मूल्य, सिर्फ वस्तु का मूल्य, सेवा और वस्तु दोनों का मूल्य, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। सीपीआई की जो गणना कैलकुलेशन करता है वो कौन करता है? सीपीआई की गणना करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ठीक है, ऑफिस करता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। तो डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स किसकी दृष्टि से देखा जाता है? ये देखा जाता है आपका विक्रेता की दृष्टि से, जो सामान को बेचने वाला, विक्रेता की दृष्टि से कि भैया कैसे प्रॉफिट चल रहा है, कितनी महंगाई हुई है, क्योंकि होलसेल में चीज़ों को खरीदता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, पूरा नाम लिखो, होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको हम कहते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई। इसका बेस ईयर कौन सा है बताओ जी? इसका आधार वर्ष कौन सा है? इसका आधार वर्ष होता है आपका, उसका 2012, इसका 2011-12 होता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई का। अगर हम बात करें जो डीपीआई, इसमें क्या नापा जाता है? गुड्स ओनली। गुड्स ओनली यानी इसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ वस्तुओं को देखा जाता है, सिर्फ वस्तुओं को देखा जाता है। इसको नापता है आपका जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, इसकी गणना करता है। यानी कि जो आपका साथी आर्थिक सलाहकार विभाग है वो क्या करता है? इसकी आर्थिक सलाहकार विभाग इसकी गणना करता है। ओके, तो ये आपका देखा जाता है दोनों। तो ये सीपीआई है और वो डब्ल्यूपीआई है, ये आपको पता होनी चाहिए दोनों। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? सौभाग्य योजना का संबंध किससे है पहले तो ये बताइए? सौभाग्य योजना का बोलोगे फटाफट से? बोलोगे? बोले क्या लिखा हुआ है ऊपर, फटाफट से बताओ। भैया जी आपने रैंक 1 आने पर गिफ्ट के लिए बोला। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। बोलेंगे ये पेन देंगे तुम, ये पेन है ना। कौन सा मंत्रालय निम्नलिखित केंद्र सरकार द्वारा 2017 में, कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नहीं जी, विद्युत मंत्रालय। भैया बिजली की योजना है तो विद्युत मंत्रालय। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू विद्युत योजना है, किसकी? विद्युत योजना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाते हैं आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना बताओ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? उज्ज्वला आपको पता भी होना चाहिए। उज्ज्वला योजना का जो आपका पहला फॉर्मेट था 1.0 और इसका फॉर्मेट 2.0, पहली शुरू हुई थी 1 मई 2016 को। कब? 1 मई 2016 को इसको शुरू किया गया था, और 2.0 को शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को। 2021 को। पहले तो मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, उज्ज्वला योजना 1.0 को किस शहर से शुरू किया गया था? किस शहर से? किस शहर से? किस शहर से? बेटा एक बात बताओ, जब तुमने टॉप कर लिया या किसी ने भी टॉप कर लिया तो तुम्हें यार गिफ्ट नहीं लेके आना चाहिए मेरे लिए? सही बताओ। हाँ, जैसे तुमको इंस्टीट्यूशन ने टी शर्ट दे दी, कितने कितने घंटे पढ़ाया मैंने, तो बताओ। पिछले वर्षों से उठा के देखिए कितने कितने घंटे। दिल्ली पुलिस के टाइम पे पीछे 2019 निरंतर रेगुलर 6-6 7-7 घंटे। यूपीएसआई पिछला वाला 2021 के लिए निरंतर 2.5 साल क्लासेस चली, और अकेले मैंने आपको 50% से ज़्यादा सिलेबस पढ़ाया, 50% से ज़्यादा। पॉलिटी पढ़ाई, ठीक है, मूल विधि पढ़ाई, उसमें हिंदी पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, स्टैटिक जीके पढ़ाई, ठीक है, प्रैक्टिस करवाई अलग से घंटों तक, पेपर नहीं हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और कितना सारा, मतलब एक पूरे सिलेबस का एक पार्ट से ज़्यादा मैं निरंतर आपको पढ़ाता रहा, घंटे घंटे पढ़ाता रहा। अब तुम्हारा ये उत्तरदायित्व नहीं बनता बताओ?
सही से बताओ, मैं अपने एहसान गिनवाऊं क्या? बताओ, मैं पूरा खुल जाऊं क्या? अरे भैया, गिफ्ट मांगते हो उल्टा यार, तुम्हें लेके आने चाहिए गिफ्ट। बोलो जी फटाफट से, आगे आएंगे। तो क्या बोलेंगे? उज्ज्वला योजना हो गया आपका। उज्ज्वला योजना किस शहर से शुरू हुई है? इसको बंद कर दो इसको। एक कह रहा सर जी आगे चलिए, तो ट्रैफिक पुलिस वाला है भाई, बंद कर दो क्लास को, हम नहीं कराएंगे। ऐसे तुम हमको ऐसे अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो हैं? तुमको लगता है हम तुम्हारे तरीके चल जाएंगे? चलो मान लेते तुम्हारी बात, कभी तुम नाराज हो जाओ, दिल नहीं तोड़ते तुम। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? वेग समय संबंध को दर्शाता है, बताओ जी। वेग समय तो कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी और टाइम को कौन दर्शा रहा है? तो आपका देखो, गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। आपने 9th में पढ़ा होगा, इनको 10th में पढ़ा होगा यार, है ना, सब जगह। तो कैसे लगाते थे तुम न्यूमेरिकल्स में? भाई वही चीज देखनी है तो। आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2as होता है। देखो, जो गति का पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें क्या है? जब s गिवन ना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हो। मैं उसकी भी बात करूँ, अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए आपका एग्जाम में, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला कब लगता है आपका? जब s और t ना दिए हों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम आपका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जब दिए हों, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट और टाइम जब दिए हों, तो इसको लगा दो। और v इक्वल्स टू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कब लगता है? जब आपका क्या बोलेंगे? तीसरे समीकरण। तीसरे समीकरण यानी कि जब टाइम गिवन नहीं है आपको, जब टाइम गिवन नहीं है, ऐसे समीकरण लगते हैं। तो वेग समय में जो पहला समीकरण होता है, पहला समीकरण ये किसको दर्शाएगा आपका? ये दर्शाता है आपका वेग, वेग को और समय को दर्शाता है, ठीक है, वेग और समय को दर्शाता है। जो दूसरा समीकरण होता है ये किसको दर्शाता है? जो दूसरा समीकरण ये स्थिति और समय को दर्शाता है, स्थिति और समय को, यानी पोजीशन और टाइम को दर्शाता है। जो तीसरा समीकरण होता है आपका, थर्ड समीकरण, वो स्थिति और वेग को दर्शाता है। किसको? स्थिति और वेग को दर्शाता है, यानी कि आपका किसको? स्थिति को और आपका वेग को दर्शाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और तो कुछ नहीं पूछा ना, वेग से, हाँ यही पूछा है। नेक्स्ट है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, समस्थानिक कैसे परमाणु होते हैं बताएंगे फटाफट से? बोलो भी फटाफट से, भैया जी बताइए एक बार। समस्थानिक आइसोटोप्स, मेरी बात का बुरा मत मान जाना किसी का। हाँ, मैं मजाक कर देता हूँ, मजाक मजाक में ऐसा भी कर देता हूँ कभी कभी, सच में बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी तुम बुरा मत मान। बताओ जी। आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। बताओ कौन से विकल्पों को पकड़ ले इसमें? तो हम कहेंगे भैया हम पकड़ लेते हैं इसमें विकल्प नंबर बी। क्या हम सही हैं? परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता नहीं, परमाणु द्रव्यमान समान होता है। एकदम से ठीक है, हाँ जी एकदम ठीक है। ऑपरेशन कर दें? बोलो भैया, वो सीजर से करना, लंबी वाली से, लेकिन सीजर पेट में मत छोड़ देना। करो शुरू। जैसे ये क्या है? 1H1 इसका नाम बताओ, 1H2 इसका क्या नाम है, 1H3 इसका क्या नाम है? ये भैया आपका प्रोटियम है, प्रोटियम है। ये आपका भैया आपका ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम है बाहरी जल के निर्माण में, D2O बनाने में। और ये आपका क्या होता है? इसको ट्राइटियम बोल लो या ट्रीटियम बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का मैंने क्या बताया? ये नीचे जो होता है इसको क्या बोलते हैं? नंबर बताओ, ये क्या है? जेड। जेड कितना है इन सब का? 1। और जितना जेड होगा उतने ही प्रोटॉन, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर मैं आपको पूछूं इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन बताओ, इसमें, इसमें भी न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, तीनों में बताओ। तो न्यूट्रॉन में क्या, ऊपर वाले में से इसको घटा दो तो न्यूट्रॉन 0। इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो समझ गए? तो इन सभी में जेड कितना है? बराबर है। तो जब आपका जेड इक्वल हो जाए, प्रोटॉन बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? आपका सम स्थानिक, यानी स्थान एक ही है पीरियोडिक टेबल में, एक ही जगह इनको मिलेगी भाई। पर पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ी होगी ना, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम वाले के लिए 2 स्थान फिक्स है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, लेकिन वो ये समस्थानिक, उसके भी रूप है। अब हम आपसे पूछते हैं समबाहरिक बताओ हमको। समबाहरिक, समबाहरिक यानी कि आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स, आइसोबार्स का एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। 18 CA, 18 CH, सॉरी 18 नहीं हो सकता CA कभी भी, 18 ये तो 20 ही हो सकता है। जैसे आपका पोटेशियम 19, 20 आपका 40 होगा। और एक हो सकता है इसमें आर्गन, आर्गन हो सकता है 18 CA 40। तो यहाँ पर मुझे बताओ समबाहरिक, तो बाहर किसको बोल रहे हैं? ऊपर एटॉमिक, आपका साथी जो एटॉमिक मास है सबका, जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना कितना है? बराबर बराबर है। तो क्या बोलेंगे? जब आपका क्या हो जाए? एटॉमिक मास बराबर हो, एटॉमिक मास शुड बी इक्वल,
या एटॉमिक मास आर इक्वल, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, परमाणु परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बोल दो या बाहर बोल दो, एक ही बात है। तो बाहर का मतलब ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक का आप मुझे बताइए, सम न्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक में क्या हो जाता है, सम न्यूट्रॉनिक में इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो आपका जो न्यूट्रॉन इक्वल होने की बात हम कर रहे हैं, न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, तो न्यूट्रॉन इक्वल कैसे होंगे, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ऊपर वाले में से इसको घटाएंगे तो वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि E6 14, 7N 14, 7N 14, इसमें हो जाएंगे क्या, 6 से 8 हो जाएगा, इधर आपका नहीं, यहाँ से ही बनेगा, इसका 15 करना पड़ेगा, N का 15 पर आपका, या आपका 8O16, 8O16 घटाइए जरा, कितना कितना निकल के आया, 7, यहाँ से कितना आएगा, 8, यहाँ से 8, इसमें घटाओ 8। तो क्या न्यूट्रॉन इन तीनों में बराबर है, अरे थम्स अप करके बताओ दोस्त, बराबर है या नहीं है। तो न्यूट्रॉन अगर बराबर हो जाए तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, समभारिक क्लियर हो गया, सम न्यूट्रॉनिक क्लियर हो गया, और ये क्या था आपका समस्थानिक। तीसरी चीज पर आओ, तीसरी चीज, तीन तो हो गई, चौथी चीज पर आओ। चौथी चीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे समझाऊं, कि आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको ऐसे समझाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक को ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर होने के लिए क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन तो भैया इनके भी बराबर हैं, इनके भी बराबर हैं, ठीक है, लेकिन जेड बराबर नहीं होना चाहिए उस सीन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जेड क्या बोलेंगे, ये बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हम आपको बताते हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आप मुझे बताओ, इससे समझोगे, उदाहरण से समझोगे। देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 13, लेकिन इस पे मैं बोल दूं 3+, एल्यूमिनियम पे बोल दूं 3+, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस होंगे इसमें से, 13 माइनस 3, तो कितना बचेगा आपका, ये 10 पे आ गया, 10 पे आ गया। या मैं बोल दूं मैग्नीशियम का 2+ बोल दें, तो इसका कितना आ जाएगा, तब भी 10 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 2 घटाओगे। सोडियम का बोल दूं Na+, 1+ का है, तो कितना होगा निकल के, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपका 10 किसका होता है बताओ फटाफट से, नियॉन का। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाँ नियॉन का ही होता है 10। इसका होता है नियॉन का, हो जाएगा 10 आपका नियॉन का। या जैसे नाइट्रोजन है, इसको मैं 3- बोल दूँ, तो नाइट्रोजन 7 होता है, और 3- यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। F- बोल दूँ, फ्लोरीन कितना होता है 9, 9 में से 1 जुड़ेगा तो माइनस में, क्योंकि तो 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो जाएंगे, बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताएं जी भाई साहब, बात क्लियर है, हाँ जी क्लियर होनी भी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, टेम्परेचर की वजह से, बहुत सारे और भी कारक होते हैं, लेकिन टेम्परेचर रेप्टाइल्स में, किसमें, रेप्टाइल्स में ये कार्य करता है, ठीक है। और सरीसर्पों में, किसमें, सरीसर्पों में। और सरीसर्प कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कैसे, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, शीत ऋतु वाले होते हैं। सरीसर्प का एक उदाहरण लिखो भैया, सांप हो गया आपका, मगरमच्छ हो गया, क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया आपका, छिपकली हो गया आपका, छिपकली, क्या बोलोगे, छिपकली हो गया, छिपकली। सरीसर्प हो गए। उभयचर क्या होते हैं, जल और थल दोनों में चल सकते हैं, जल और थल। स्तनधारी, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, स्तनपान कराते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कशेरुकी किनको बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स का कशेरुकी किनको बोलते हैं, तो कशेरुकी वो होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है आपका, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेरुदंड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जिनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जिनमें पाया जाता है। इसमें कौन कौन है, तो कशेरुकी में आपका उभयचर आ जाएंगे, क्या होते हैं इसमें, उभयचर आ जाते हैं बहुत सारे, स्तनधारी इसी में आ जाते हैं, स्तनधारी। अब मैं आपसे पूछूंगा, सजीवों को जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं, जो सजीव को, बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ अपनी माताओं से, ठीक है, या अंडे देने वाले भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो जो सजीवों को जन्म दे उनको बोलेंगे वीवी पैरस, क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। और जो अंडा देते हैं उसको ओवी पैरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। पक्षी वर्ग में होती है, बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि, ग्रंथि विहीन त्वचा, यानी कि उनकी त्वचा में आपका क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स नहीं होती हैं। तो पंख तो होते हैं, पंखों के बिना तो पक्षी होता नहीं, तो पंखों के साथ में, किसमें, पंखों के साथ में होते हैं, ठीक है। और जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे समतापी होते हैं। समतापी का मतलब आइसोथर्मल होते हैं, आइसोथर्मल। इसमें क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं हृदय में, हमेशा क्या होते हैं आपका, 4 चैम्बर्स होते हैं। रक्त कैसा होता है पक्षियों का, बताना, गर्म या ठंडा, तो इनका जो ब्लड है वो गर्म होता है, ठीक है। एक जोड़ी इनके लेग्स होते हैं, 1 पेयर, एक जोड़ी इनके पैर होते हैं, याद रखना, एक जोड़ी क्या होते हैं, पैर होते हैं।
अब मुझे बताओ सबसे बड़ा जो अंडा है वो कौन से पक्षी का होता है और सबसे छोटा अंडा कौन से पक्षी का होता है? तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। सबसे छोटा हमिंग बर्ड। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टी दिशा में उड़ सकता है? तो उल्टी दिशा में ऐसे उड़ जाएगा वो, उल्टी दिशा में उड़ सकता है, तो वो हमिंग बर्ड है। क्या बोलोगे? हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड है। आगे आएंगे, हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गौशाला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? भैया एमपी में बनी है। कहाँ पर? एमपी। एमपी में बनी है। कहाँ पर? ग्वालियर के लालटेपारा में। कहाँ पर? ग्वालियर में बनी है, ग्वालियर में बनी है। किसने इसका उद्घाटन किया? उद्घाटन किसने किया इसका? उद्घाटन किया है पीएम पीएम मोदी ने। क्या बोलोगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है आपका। और भारत की पहली पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला बनी है। भारत की पहली आधुनिक आधुनिक आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर गौशाला ये आत्मनिर्भर गौशाला गौशाला ये बनी है। ठीक है, याद रख लेना, आत्मनिर्भर गौशाला ये बनी है। क्या मुझे आप बता सकते हैं पहला 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 जो गो अभ्यारण्य बना है, पहला जो आपका साथी काओ सेंचुरी बना है, सॉरी लिख दी, गो अभ्यारण्य? क्या बोलोगे? पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु, कामधेनु ये कहाँ पर बना है? बताओ जी फटाफट से। तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश में, अभी नहीं बना, काफी दिन हो गए। पहला गो अभ्यारण्य। यूपी का सबसे बड़ा गो कहाँ पर है बताओ? यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर तो बिहार में, मुजफ्फरनगर में है यूपी में। कहाँ पर? यूपी में मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। अब मुझे बताओ आप, एक साथी गो हत्या से बचाने के लिए यूपी में एक अभियान चला था, उसका क्या नाम था? पिछले वर्ष बहुत चर्चित रहा था, तो उसको बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे? कन्विक्शन। क्या बोलेंगे? कन्विक्शन। वैसे भी जानवरों की तो बेचारों की स्थिति ऐसी है कि मनुष्य ने ये समझ लिया सब कुछ उसी का है, जानवरों का कोई हक नहीं है। अब तो लोगों ने, मैंने आपको अक्सर प्रकाश डालता रहता हूँ इस बात पे, अब तो लोगों ने अपने, क्या बोलेंगे, बाड़ भी लगा लिए खेतों पर, है ना। और उन खेतों पर पशु कट जाए, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अपनी जो पेट है वो भरने चाहिए और भविष्य के लिए हमारे पास में धन जमा होना चाहिए। और पशु को हम कैसे ही खाने दे सकते? वो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, बताओ। उसने खेत जोतने आते हैं उसको? उसने खेत में बीज बिखेरा था, वो क्यों खा लेगा? चिड़िया कैसे खा लेगी यार, हैं? उसने खेत में मेहनत की थी। आप बताओ मुझे, अरे बोलो, बोलते हो नहीं। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासनाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? ये आपका बीजिंग में किया गया है क्या? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। एससीओ। एससीओ में कुल सदस्य कितने हैं? एससीओ में कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य इसमें है 10। कितने? 10। और 10th मेंबर इसका कौन बना है? तो वो बना है बेलारूस। बेलारूस, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। इसमें साथ ही सुपरवाइजर कंट्री आपसे पूछे, पर्यवेक्षक देश कितने हैं एससीओ में? जो सुपरवाइजर कंट्री है, तो पर्यवेक्षक देश है इसमें 2, अफगानिस्तान और मंगोलिया। कौन? अफगानिस्तान है और साथ ही आपका मंगोलिया है, अफगानिस्तान और मंगोलिया। अच्छा मुझे बताओ, एससीओ ने जो बनाई थी आपका, एससीओ की जो पहली पर्यटन, क्या बोलोगे, पहली पर्यटन या सांस्कृतिक राजधानी बनी थी, वो कौन सी बनी थी? फर्स्ट पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो आप क्या बोलेंगे इसको? इसको हम कह सकते हैं कि भैया फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल वो बनी थी वाराणसी। किस ईयर में बनाया गया था? वाराणसी को 2023 में बनाया गया था, 2023 में बनाया गया था। अब मुझे बताओ एससीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बोलेंगे अभी फटाफट से। एससीओ की आपका स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी एससीओ की स्थापना? 2001 में हुई थी। और इसका जो गठन हुआ, कहाँ बोलोगे? गठन तो सॉरी बोलिए, वो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बोलेंगे हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। क्या बोलोगे? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में है आपका। और इसी से भारत पाकिस्तान कब जुड़े थे बताना जरा। भारत और पाकिस्तान, भारत एकदम से शामिल हुआ था मोदी जी के बाद में 2017 में। 2017 में मोदी जी चाह रहे हैं कि दुनिया में सारे देशों के साथ में उनके बेहतर संबंध हो जाए, जबरदस्त संबंध हो जाए, है ना। क्वाड में भी वो पहुंच गए। भारत पाकिस्तान का हम लोग क्वाड तो तुम जानते होगे ना। क्वाड, क्वाड में कौन कौन है आपका? एक तो यूएसए ही है, ठीक है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है। कोई सा नहीं बोला भारत के पक्ष में? एक ने नहीं बोला, ठीक है। एससीओ ऐसे संगठनों में शामिल हो रहे हैं। और क्वाड पे इतनी नाराजगी थी रूस, प्लस में हम रूस को और नाराज कर रहे हैं। रूस की इतनी नाराजगी थी कि भारत जो है क्वाड में शामिल ना हो, उसके लिए रूस बहुत नाराज उससे है।
लेकिन फिर भी भारत जो है सोच रहा है कि वो हम क्या है अपनी विदेश नीति को क्या कर लेंगे, बहुपक्षीय बना लेंगे, बहुत सारे पक्षों में। जैसे नेहरू जी सोचते थे, नेहरू जी की नीति ये थी कि भाई हम किसी भी पक्ष में नहीं, लेकिन मोदी जी क्या, मोदी जी सभी पक्षों में जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं इस तरह से हम उसको बेहतर बना लेंगे। लेकिन अभी तक भी क्या बोलेंगे, हम विदेश नीति में हम दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, कमजोर साबित होते जा रहे हैं, कमजोर साबित हम होते जा रहे हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को दाना नाम किस देश ने दिया, दाना नाम, दाना नाम किसने दिया है, वो कतर ने दिया है। किसने, कतर ने दिया है। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है आपके वो कौन कौन से हुए हैं, तो इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इससे प्रभावित क्षेत्र हैं वेस्ट बंगाल और आपका ओडिशा। क्या बोलोगे, वेस्ट बंगाल और ओडिशा इससे प्रभावित हैं। ठीक है, 2024 में कुछ तूफान आए, जैसे कि आपका एक रेमल तूफान आया। रेमल बताओ कहाँ पर प्रभाव डाला था इसने, रेमल ये आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और रेमल नाम किसने दिया था, इसका नामकरण बहुत पूछा जाता है। रेमल नाम दिया साथी आपका ओमान ने। किसने, ओमान ने। असना कहाँ पर आया था बताओ, असना, असना तूफान जो आया था, असना आया था आपका अरब सागर में। और नाम किसने दिया इसको, नाम दिया इसको ना पाकिस्तान ने। किसने, ना पाकिस्तान ने। तीसरा आपसे पूछे मीचोंग, मीचोंग कहाँ पर आया साथी आपका, मीचोंग आया बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आया। और आपका किसने नाम दिया है मीचोंग, ये म्यांमार ने नाम दिया है। किसने, म्यांमार ने। एक साथी बिपरजॉय पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है, डबल स्टार लगाओ इस पे। बिपरजॉय, बिपरजॉय ये आया था अरब सागर में। क्या बोलोगे, अरब सागर में। और इसको साथी अगर हम बात करें, किसने आपका क्या बोलेंगे यहाँ पर, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने इसको नाम दिया, बांग्लादेश ने। मोचा कहाँ पर आया था बताना, मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। और इसको नाम दिया किसने, यमन ने इसको नाम दिया था। क्या बोलेंगे, यमन ने इसको नाम दिया था, यमन ने। ठीक है, रेमल को याद रखेंगे, आपका असना को, मिचोंग को, बिपरजॉय और आपका मोचा बंगाल की खाड़ी यमन में। चक्रवाती शक्ति, चक्रवात शक्ति आगामी तूफान का नामकरण किस देश ने किया, चक्रवात शक्ति। ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपने पिछले कल आंसर लिखे सारे लोगों ने, तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमारे पास बहुत सारे अनुशासित छात्र हैं जो भविष्य में खुद के सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छे संकल्प के साथ में जुड़े हुए हैं। बस दोस्त आप सब लोगों को ना विश्वास जो करना होगा वो स्वयं के ऊपर, ये तो सब जानते हैं कि स्वयं के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन स्वयं के ऊपर विश्वास आता है सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से। तो आप जब दिन में चले ना, आप या सुबह उठें कि लाइब्रेरी की तरफ चलें, तो बस दिन में एक थॉट प्रोसेस को अपने साथ में रखना कि भाई मैं डिसिप्लिन के साथ में रहूँगा, अनुशासन के साथ में रहूँगा। और जब आप अनुशासन के साथ में आगे बढ़ेंगे, अनुशासन के साथ में यानी कि आपने कुछ टास्क बनाए और बेवजह अपने समय को खर्च नहीं किया और आप धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर लेना। दोस्तों से थोड़ा संवाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनसे भी कर लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने की बात यह है कि उसका लेकिन एक आपका मैनेजमेंट बनाओ। ठीक है, उसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय होना चाहिए, उसके साथ में कोई कोताही नहीं बरतनी है, वहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और बहुत मेहनत करें आप और आगे बढ़ते रहें, एक दिन आपके सपने पूरे हो, यही आपसे उम्मीद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय।